बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। आप उन कुछ स्मार्ट स्टूडेंट से हो जो आप तैयारी कर रहे हो एकदम स्मार्ट तरीके से। काफ़ी बच्चे तो यही देखते रहते हैं कि गेस्ट पेपर कब आएगा, फिर सीरीज को उठाते हैं, उनमें समझ में नहीं आता कि क्या आपके सामने क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आए। लेकिन आप पढ़ते हो एकदम सरल भाषा में, तो आपका पेपर फिजिकल ज्योग्राफी का उससे संबंधित ये कंप्लीट कैसा वीडियो है, वन शॉट वीडियो है। इसमें यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, चारों आपकी यूनिट रिवाइज हो जाएंगी। पीडीएफ आपको जो इसकी सिंपल भाषा में एकदम मैंने बना रखी है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और दूसरे वीडियो देखना चाहते हो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से जाकर देख सकते हो। तो ये आपके सामने ये समझ लो पास होने का एकमात्र जरिया है। वो क्या है? यूनिवर्सिटी चैंपियन जो यूट्यूब चैनल पे जो मास्टर क्लास होती है, यहीं से बच्चे पढ़कर पास होते हैं। और जो मैं पर्सन कराता हूँ वहाँ से 80% से ज़्यादा पर्सन हुबहू देखने को मिलते हैं हमारी पीडीएफ से और हमारे मास्टर क्लास से। तो चलो पूरा वीडियो एंजॉय करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कैसा लगा आपको वीडियो। यही तैयारी करते हैं, फिर हम कोई प्रोडक्ट या फिर एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट वाला लिंक दे रखा है, यहाँ से जाकर आप खरीद सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। वायुमंडल होता क्या है? देखो, वायुमंडल क्या होता है आप बताओ। आसपास के जो वातावरण में आप रहते हो, जो हवा वाला वातावरण है जिसको आप सिर्फ देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, मतलब सिर्फ महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, वही वायुमंडल है। तो वायुमंडल में वास्तविकता में होता क्या है? पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों की जो परत होती है उसी को किस नाम से जाना जाता है? वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। आप शब्द से चीजों को समझा करो, वायु प्लस मंडल, तो ऐसा मंडल जो वायु से मिलकर बना हो, समझा? तो वायु मतलब गैसों से मिलकर बना हो। और ये क्या करता है? सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको संतुलन बनाता है, मतलब सूर्य की जो किरणें आती हैं, सूर्य की जो ताप आता है उसको क्या संतुलन बनाता है। और जो हमारा जलवायु नियंत्रण है, जो हमारी जलवायु है जहाँ पर मनुष्य रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं और आपके सामने पौधे रहते हैं, इसको नियंत्रण में रखकर हमारे जीवन को क्या करता है? जीवन को चलाने में सहायक होता है और रक्षा करता है हमारी। इसकी जो संरचना है, जो हमारी वायुमंडल की जो संरचना है, वो इसकी क्या बनाती है? पृथ्वी के वातावरण को बहुत ही खूब हमारे जीवन जीने लायक बनाती है। अगर वायुमंडल सही से कार्य नहीं करेगा, आपको पता है, तो क्या अपन जीवन जी सकते हैं? पृथ्वी पे अपन क्यों जीवन पाते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन मिल पाता है अपने को समान मात्रा में, जो यहाँ का तापमान है वो भी निश्चित है। अब आप चंद्रमा पे चले जाओगे, रात के समय टेम्परेचर -100 डिग्री चला जाता है, दिन में टेम्परेचर आपके सामने 70-80 डिग्री चला जाता है। तो क्या आप ऐसा वहां पर जी सकते हो? कभी नहीं जी सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर वायुमंडल स्थिर नहीं है, वहां का तापमान स्थिर नहीं है। वहां की अगर वायुमंडल स्थिर नहीं है तो जलवायु भी स्थिर नहीं रह पाती है। तो पृथ्वी की यही खूबसूरती है, हमारा जो वायुमंडल है स्थिर है, इसलिए हमारा जीवन है वो जीने में सहायक होता है। वायुमंडल के संगठन बताएं, मतलब वायुमंडल का संगठन का अर्थ होता है वायुमंडल के क्या क्या चीजों से वायुमंडल है वो मिलकर बना होता है। तो किस किस चीज से बनकर बना है? सबसे ज्यादा वायुमंडल में अगर कोई सी गैस पाई जाती है तो वो कौन सी पाई जाती है? आप सबको पता है, नाइट्रोजन गैस है वो पाई जाती है। और नाइट्रोजन गैस कितनी पाई जाती है? 78% है वो पृथ्वी पर नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन कितनी पाई जाती है? 78% है, 78% है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है? ये पौधों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। समझ में आ गया? जीव जंतुओं के लिए कुछ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जो पृथ्वी में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम में आती है। तो नाइट्रोजन है वो आपके सामने हमारे जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से चलाने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। समझ में आ गया? खास करके पौधों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होती है। अगले वाले बात करें आपके सामने ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी देखने को मिलती है? 21% है वो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा देखने को मिलती है। और आप सबको पता होगा, शायद कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको ये नहीं पता ऑक्सीजन का क्या कार्य होगा। हमारे जो श्वसन करने के लिए, हमारे सांस लेने के लिए, दहन के लिए, मतलब जो अग्नि वगैरह को जलाने के लिए आपको किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन है उसका उपयोग में लिया जाता है। तो ऑक्सीजन कितनी प्रतिशत हमारे वायुमंडल में देखने को मिलती है? 21% देखने को मिलती है। और इसका कार्य क्या होता है? ये हमारे श्वसन और दहन में इसका कार्य होता है। फिर अगली गैस आती है आर्गन गैस, 0.93% गैस है, इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया आपको आर्गन गैस का के बारे में? कितना? 0.93 है, उसके रूप में इसको उपयोग किया जाता है। और ये जो शीशे वगैरह होते हैं इनके बीच में जो गैस डलती है वो आर्गन वगैरह ही होती है। आपके बाद में फिर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो 0.03% आपको देखने को मिलती है। और ये ग्रीन हाउस गैस है। मतलब देखो, एक कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधों के लिए, खाना बनाने के लिए, संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के संश्लेषण में काम आती है, उसको खाना बनाने के कार्य में आती है ना। और
साथ के साथ आपको एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी देखने को मिलती है, जो हमारी जो पृथ्वी है इसका तापमान नियंत्रण करने में ग्रीन हाउस गैसेज का क्या बहुत मुख्य महत्व होता है। समझना क्यों? पृथ्वी पे जो यूवी रेडिएशन है और जो विकिरण आते हैं वो पृथ्वी से आते हैं और टकराकर वापस चली जाती हैं। ये गैस उनको ट्रैप करने का कार्य करती हैं। तो पहले तो ये निश्चित मात्रा में थी, लेकिन अब जैसे क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, तो उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड की ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनकी मात्रा बढ़ने लग गई। इससे क्या हुआ, जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो देखने को मिला, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता चला गया। अन्य गैसों की बात करें जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, हाइड्रोजन व जल वाष्प है, ये देखने को मिलती हैं। आप में से पता होगा हीलियम वगैरह जो गुब्बारा वगैरह में भरी जाती है। ओजोन जो होती है वो क्या करती है, यूवी रेडिएशन को हमारी पृथ्वी पर आने से रोकती है। और हाइड्रोजन और जल वाष्प है, ये भी हमारे वातावरण के सबसे मुख्य हिस्सों में होती है। समझ में आ गया? अब इसकी आपका वायुमंडल की संरचनाएं किस किस प्रकार से होती है, मतलब कितने प्रकार की इसकी परतें हैं, कितने प्रकार की इसकी संरचनाएं हैं। तो सबसे पहले इसकी जो परतों की बात करें, सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल। क्या आता है? स्ट्रेटोस्फेयर। तो सबसे पहले क्या आता है? क्षोभ मंडल आता है। अब क्षोभ मंडल क्या होता है, हम अब आप जहां पर जो रहते हो, समझ में आ गया, वो क्षोभ मंडल ही है। ये कितना किलोमीटर होता है? ये लगभग 12 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलता है। समझ में आ गया? इसकी एवरेज जो पोलर होते, जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे सबसे इसका जो एवरेज है वो कितने किलोमीटर देखने को मिलता है आपको? लगभग 12 किलोमीटर देखने को मिलता है। यहाँ पर मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी घटनाएं आपको यहाँ पर ही क्षोभ मंडल के अंदर ही देखने को मिलती हैं। फिर बात करें आपके सामने समताप मंडल। समताप मतलब इसका समताप क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर तापमान समान रहता है। और आपको पता है जो क्षोभ मंडल होता है यहाँ पर क्या रहता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है टेम्परेचर है वो घटता चला जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, समताप मंडल में आपके सामने टेम्परेचर है वो बढ़ता है। और इसका इसका क्या कार्य करता है, ये 12 से 50 किलोमीटर तक होता है। और इसमें ओजोन परत होती है। तो यहाँ पर आपको ओजोन परत जो 22 से 25 किलोमीटर के बीच में आपको ओजोन परत है वो देखने को मिलती है। और ये हानिकारकों से, जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे बचाती हैं। जो आपके फाइटर जेट होते हैं ना वो भी यहीं पर उड़ते हैं लगभग। अगले वाला मध्यम मंडल, तो 50 से 80 किलोमीटर तक देखने को मिलती हैं। और जैसा इसका नाम है मीजो, है ना, मीजो मतलब ये जो आपके सामने जो उल्का पिंड वगैरह होते हैं ना वो यहीं पर आके जलते हैं। आपने कहते वो टूटता हुआ तारा आपने बचपन में देखा होगा, तो वो टूटते हुए तारे कहाँ पर टूटते हैं, तो वो आपके सामने वो मध्यम मंडल में आकर टूट जाते हैं। मतलब क्या होता है, बाहर से कोई उल्का का पिंड आ रहा है, कोई पत्थर का टुकड़ा आ रहा है, वो क्या ऊपर से आएगा तो इतना घर्षण हो जाता है, वहाँ पर आकर उसमें अग्नि लग जाती है मध्यम मंडल के अंदर। फिर आपके सामने आयन मंडल आता है। जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है। इसका कितना 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक ये देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, जो रेडियो तरंगे होती हैं, आपके सामने रेडियो तरंगे, टेलीविजन की तरंगे होती हैं, ये क्या, यहाँ पर आयन्स प्रेजेंट होते हैं। आयन प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से क्या होती है, ये जो विकिरणें जाती हैं इन आयनों से टकराती हैं और वापस टकराकर हमारी पृथ्वी के वापस आ जाती हैं। तो आपको जो रेडियो का संचारण, टीवी वगैरह से सेटल, जो आपका जो जहाँ से जो ट्रांसमिशन किया जाता है, समझ में आ गया आपको, जो विकिरणें जाती हैं उनको वापस टकराकर वापस आने में इनका बहुत अधिक योगदान रहता है। तो आयन मंडल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे वायुमंडल का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा में से एक है। फिर अगले की बात करें, ब्रह्मंडल, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर क्या होता है, 400 किलोमीटर से ऊपर आपका कौन सा पाया जाता है, ब्रह्मंडल पाया जाता है। और धीरे धीरे कहाँ पर हो जाता है, अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। तो सबसे बाहरी होता है आपके सामने ब्रह्मंडल, क्योंकि इसका नाम ही ब्रह्मंडल रखा गया है। तो 400 किलोमीटर से फिर अंतरिक्ष की तरफ ये चला जाता है। ऐसे है नहीं कि मतलब एकदम ऐसे फिक्स ही होता है कितने इतने किलोमीटर तक है, ये अनंत तक होती हैं फिर ये चीज़ें। समझ में आ गया आपको इतना चीज़ें। अब अपन इनका क्या महत्व है, इन सारी चीज़ों का, वायुमंडल का क्या महत्व है, इसके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले आपको पता है इसका क्या महत्व है, हमारे जीवन की रक्षा करना। तो आपको पता है जो सूर्य की किरणें होती है उसमें यूवी रेडिएशन होते हैं। यूवी क्या है, यूवी रेडिएशन होती हैं, एक अल्ट्रावायलेट रेज के नाम से जाना जाता है इनको। ये क्या होती है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, मतलब फायदेमंद भी रहती हैं लेकिन खतरनाक भी रहती हैं। एक रेडियो एक्टिव है, मतलब रेडियो एक्टिव विकिरणें रहती हैं। और जैसे ये ओजोन मंडल पर टकराती हैं, तो ओजोन मंडल का जो O3 होता है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर ये बनी होती है ओजोन मंडल। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये टकराती हैं तो जो खतरनाक किरणें होती हैं ना वो ओजोन परत वो रोक लेती है, और जो हमारे शरीर के लिए सही होती हैं वो हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर भेज दी जाती हैं।
समझ में आ गया आपको। अब क्या होता है, अगर ये ओजोन परत नहीं होती तो ये सारे की सारी विकिरणें हमारी पृथ्वी पर आती, तो ना पेड़ पौधे रह पाते, ना इंसान रह पाते। अब क्या, आपने सुना होगा कि ओजोन परत में छेद हो रहा है, तो उसका क्या नुकसान होता है, अंटार्कटिका पे देखा गया था वो। इससे क्या होता है, जो डायरेक्ट अगर यूवी रेडिएशन हमारे अगर मनुष्य के संपर्क में आती है तो आपको त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। अगले वाला पॉइंट है मौसम और जलवायु का निर्धारण। तो इससे क्या होता है, आपको पता है भाई, जो वायुमंडल से ही सारी मौसमी घटनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। तो मौसम और आपको जलवायु है कोई भी जगह की, वो किस चीज़ से निर्धारित होती है, आपकी वायुमंडल के द्वारा ही निर्धारित होती है। दूसरा आयन मंडल है, वहाँ पर आपको पता है रेडियो और जो संचार होता है, टेलीकम्युनिकेशन जितना भी देखने को मिलता है, उसका सारा का सारा क्या होता है, संचार है वो कहाँ से होता है, आपका आयन मंडल से ही देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है जल चक्कर और वर्षा की प्रक्रिया में सहायक। तो ये किस चीज़ में सहायक होती है आपको, जल चक्कर में और वर्षा में। तो बारिश है उसको करवाने में सहायक होती है, साथ के साथ ये क्या करती है भाई, आपको पता है वर्षा हो गई, फिर पानी पृथ्वी में चला गया, सूर्य की किरणें लगी तो वो वापस वाष्पीकरण होके जो आपका सामने आसमान में चला गया, मतलब और फिर से क्या, फिर से जो बारिश वर्षा होती है बादलों के द्वारा। तो ये जो जल चक्कर की प्रक्रिया चलती है और वर्षा की प्रक्रिया चलती है, जो इंसानों के लिए जल इतना महत्वपूर्ण है, उसको पूरा करने में वायुमंडल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो यही है, जल चक्कर को पूरा करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। निष्कर्ष की बातें करें, वायुमंडल की संरचना और संगठन पृथ्वी पर जीवन संभव बनाती हैं। तो वायुमंडल की जो संरचना है और उसके जो संगठन है वो क्या करते हैं, पृथ्वी पर जीवन संभव बनाने का कार्य करते हैं। इनका कार्य ये है कि पृथ्वी पर जो जीवन है वो इनके वजह से संभव बनता है। इसकी परतें जैवमंडल की सुरक्षा करते हैं। जो हमारा ये वायुमंडल आप देखने को मिल रहा है, इसको सुरक्षा करने का कार्य होता है जलवायु विनियमन। तो जलवायु है जो टेम्परेचर को नियंत्रण करने का कार्य होता है और ऊर्जा को भी संतुलित करती हैं। तो ये सारे के सारे कार्य किसके होते हैं, आपके वायुमंडल के सारे कार्य देखने को मिलते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद। एग्जाम्पल लेके समझाओ हमको। राजस्थान का एग्जाम्पल लीजिए, एकदम गर्मी पड़ती है, जम्मू कश्मीर में एकदम ठंड पड़ती है, साउथ में दक्षिण में जाओगे आप वहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा देखने को मिलती है, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे बरसात ज़्यादा होती है। अब भाई एक वोल्मिदर कैपेन थे, उन्होंने देखा कि ऐसा क्या एक सिस्टमेटिक तरीके से सभी चीज़ों को बनाए ताकि क्या हो सके, ताकि सारी जलवायु को हम समझ सकें और सारी दुनिया को भी ये समझा सकें चीज़ों के। तो इन्होंने क्या किया अपने द्वारा, वोल्मिदर कोपेन के द्वारा 1846 से 1940 के बीच में इनका जन्म है। तब इन्होंने 1900 के अंदर इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया, मतलब सारी चीज़ों को, सारे मापदंडों को रखा इन्होंने कि कैसी कैसी जलवायु होती हैं। और फिर इसके आधार पे इन्होंने क्या एक मापदंड बना दिया कि भाई ये कोई एक बेसिक सा मापदंड है, किसी भी जलवायु, किसी भी जगह को जलवायु समझने के लिए आपको ये बेसिक जो मापदंड है इनका उपयोग में ला सकते हो। इन्होंने क्या कर दिया, अब हर चीज़ में लिखा जाता कि भाई साउथ में यहाँ आर्द्रता है, यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंड है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती, हर व्यक्ति समझ नहीं पाता। तो इन्होंने क्या किया, बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया, बहुत ही साधारण रूप से चीज़ों को समझाकर पूरी दुनिया के सामने रख दिया ताकि कोई भी व्यक्ति है उन चीज़ों को आराम से समझ सके। और इन्होंने ये वर्गीकरण किस आधार पर किया था, मुख्यतः तापमान के आधार पर, वर्षा के आधार पे और वनस्पति के आधार पे इनके द्वारा ये वर्गीकरण किया गया था। किस किस के आधार पे किया गया था, तापमान के आधार पे, वर्षा के आधार पे और वनस्पति के आधार पे, किस किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, किस प्रकार का तापमान पाया जाता है और किस प्रकार की कितनी वर्षा होती है, इन सब चीज़ों के आधार पर इन्होंने क्या किया, वर्गीकरण पूरी दुनिया के सामने करके रख दिया था। तो ये है आपके सामने कोपेन जी की पूरी वर्गीकरण, अपन अच्छे से देखेंगे। ये था आपका परिचय। वर्गीकरण का आधार क्या था, सबसे पहले आधार पता, भाई कोई भी चीज़ का वर्गीकरण कर रहे हो तो उसको ये तो पता होना चाहिए कि किस आधार पे कर रहे हैं। तो किस आधार पे किया इन्होंने, भाई कोई भी तापमान है, कोई भी इन्वायरमेंट है, वहाँ पर कितना वर्षा हो रही है, कितना तापमान है वहाँ के आसपास का और कितनी वर्षा होती है वहाँ पर। अगला क्या है, वर्षा और मौसमी वितरण, और वर्षा कितनी है और वहाँ का मौसम का वितरण कैसा देखने को मिलता है। पहला क्या है, तापमान कितना है, वर्षा कितनी होती है, पहला मापदंड। दूसरा क्या है, वर्षा और मौसम का वितरण, मतलब मौसम का क्या इन्वायरमेंट है, किस प्रकार का मौसम है वो। और तीसरा है किस प्रकार की वनस्पतियां वहां पर पाई जाती हैं। तो समझ लो यही तीन चार चीज रखी। पहले कि तापमान रखो कि भाई कितनों तावड़ो पड़ा है, फिर कितनी वर्षा है, फिर कितना को मौसम है
और फिर कितना कहीं का जीव जंतु ही या फिर कहीं की वनस्पति उठे पाई जाए। समझ में आ गई? चार चीज ही थान बस सिर्फ याद करनी है एक अंदर। अब इनकी जो जलवायु है इसको इन्होंने क्या किया, 5 प्रमुख भागों में बांट दिया इनके द्वारा। तो इनकी जलवायु को इन्होंने क्या किया, 5 प्रमुख भागों में इनके द्वारा बांट दिया गया था। पहला क्या है, सबसे पहला भाग उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इस और इन्होंने क्या हर को नाम दिया था, ABCD के नाम से दिया था। तो सबसे पहले इन्होंने ए दिखाया, ए का क्या, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के नाम से बताया, उष्ण कटिबंधीय वायु वर्षा तापमान। तो देखो जैसा कि नाम इसका उष्ण कटिबंधीय वर्षा जलवायु, तो यहाँ पर वर्षा नाम दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहले इन्होंने वर्षा को रखा, बारिश होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा। तो कैसा तापमान होगा, जहाँ पर साल भर उच्च तापमान हो, बहुत हाई टेम्परेचर पाया जाएगा और साथ के साथ भारी वर्षा देखने को मिलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको पता है अमेजोन, अब अमेजोन के जो जंगल है, अब आपको पता है भाई वहाँ पर क्या होता है, आर्द्रता रहेगी हमेशा, जंगल रहेंगे तो हमेशा बरसात होगी, आर्द्रता रहेगी। क्या रहता है, एक बार बहुत तेज धूप निकल रही है, फिर अचानक से आपने देखा कि मौसम बदल गया, बारिश हो गई, फिर मूसलाधार बारिश हुई बहुत जोर की, फिर क्या थोड़ी देर बाद में क्या मौसम एकदम साफ हो गया, फिर आधे घंटे बाद में फिर बरसात हो गई। तो इस प्रकार की जो जलवायु जहाँ पर पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा जलवायु के नाम से जाना जाता है। और मुख्यतः ये कहाँ पर पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं जहाँ पर वर्षा जंगल हैं वो पाए जाते हैं। जैसे कांगो की घाटी हो गई, अमेजोन बेसिन हो गया, वहाँ पर ये पाई जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो आपके जंगल वगैरह पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा जलवायु है वो पाई जाती है। अगले की बात करें शुष्क जलवायु, ड्राई क्लाइमेट। तो ड्राई क्लाइमेट कहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और मरुस्थलीय पाया जाता है, यो है अफ्रीलोसो क्लाइमेट। समझ में आ गई? तो ये शुष्क, जैसा कि इसका नाम है, पहले वर्षा हुई फिर तो उसने क्या कर दिया, दूसरा एकदम विपरीत रखा कि वर्षा होगी नहीं, एकदम शुष्क रहेगा। पहले वर्षा वाला रखा तो ए वर्षा वाला, फिर बी कौन सा, अच्छे से याद कर लो, शुष्क वाला, दोनों विपरीत। इसमें क्या था, वर्षा बहुत कम हो रही है, मतलब वर्षा बिल्कुल नहीं। अपने राजस्थान को एग्जाम्पल ले लो। फिर क्या, मरुस्थल होगा एकदम वहाँ पर, और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र होंगे। जैसे राजस्थान का थार डेजर्ट या सारा डेजर्ट है वो इसके उदाहरण है। तो राजस्थान का जो डेजर्ट है सारा डेजर्ट, और जो राजस्थान का जो थार डेजर्ट है वो इसका उदाहरण है। अगले वाले की बात करें समशीतोष्ण। अब इसने गर्मी की बात करी, फिर एक और इसने विपरीत उदाहरण लिया, किसको, समशीतोष्ण, मतलब वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको थोड़ी थोड़ी सर्दी मिलेगी। समझ में आ गया? अब थोड़ी थोड़ी सर्दी वाला, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली, पंजाब, आपका उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हो गए ना, उसकी बात की इसने, है ना। यहाँ पर क्या होगा, मध्यम तापमान, मतलब ठीक ठाक तापमान पाई जाएगा, सर्दियाँ भी होगी और हल्की वर्षा भी होगी और पर्याप्त वर्षा होगी, मतलब बीच को सी के ABCD तक गयो तो सी के बीच का आदमी है। तो बीच का आदमी में कहीं की चीज़ होंगी, सारी चीज़ ठीक ठाक होंगी, थोड़ी थोड़ी वर्षा, थोड़ा तापमान, थोड़ी थोड़ी सर्दी, और हर चीज़ कंट्रोल में रहोगे। समझ में आ गई? तो हर चीज़ थोड़ा थोड़ा होता रहेगा इसके अंदर। तो सी का उदाहरण के लिए बताएं, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहाँ पर ऐसी जलवायु पाई जाती है। तो जैसा नाम है वैसा काम है, भूमध्य बीच में पाया जाएगा तो क्या होगा, बीच बीच की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पर इस प्रकार की जो जलवायु है वो देखने को मिलती है। ए में आपको अच्छे से याद कर लिया, अच्छे से वर्षा होगी, वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। बी शुष्क, सी क्या होगा, जहाँ पर ठीक ठाक तापमान, ठीक ठाक आपका वर्षा, ठीक ठाक हर चीज़ पाई जाती है। फिर डी की बात करें, कोल्ड स्नो। अब क्या ठीक ठाक से अपन ज़्यादा की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे फोर्स जहाँ पर क्या होती हैं, आपके सामने ठंडी, सर्दी और अधिक बर्फबारी देखने को मिलती है। जैसा कि अपना जम्मू कश्मीर वाला इलाका मान लो, यहाँ पर कैसा आपको देखने को मिलेगा, ठंडी ठंडी। डी से याद कर लो, ठंडी में दे आता है ना कहीं पर, तो डी से याद कर लो। तो ठंडी जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ पे ठंड भी पड़ेगी, सर्दी भी देखने को मिलेगी और बहुत अधिक बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। तो सारी की सारी चीज़ें इसमें से आपको देखने को मिलती हैं, ठंड भी होती है, सर्दी भी होती है और बर्फबारी भी वो भी देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए अपना जम्मू कश्मीर हो गया, साइबेरिया जो कनाडा हो गया वो इसका उदाहरण हो गया, साइबेरिया होगा, कनाडा हो गया। मतलब ये ऐसी जगह है जहाँ पर बर्फ तो पड़ती है लेकिन लोग हैं वो अपना जीवन है वो चला सकते हैं। समझ में आ गया? फिर कौन सा है, ई कौन सा होता है, ध्रुवीय। तो सबसे खतरनाक कहाँ पर ठंड पड़ती है, ध्रुवों में सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो ठंड पड़ती है। तो यहाँ क्या होगा, बहुत ठंडा मौसम होगा और साल भर बर्फ से जो जलवायु है वो ढकी रहेगी।
तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी ई के अंदर, और साल भर बर्फ से ढंका हुआ जैसे ग्रीन लैंड है और जो अंटार्कटिका वो पाया जाता है। अब एक बार फिर समझा दूं, ए बी सी डी और ई। तो ए में क्या होता है, ठीक ठाक वर्षा पाई जाए, मतलब बढ़िया लेवल की वर्षा होती है यहाँ पर। और कैसा होता है, तापमान भी बहुत अधिक देखने को मिलता है, तो सबसे ज़्यादा तापमान देखने को मिलेगा और वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा जलवायु के नाम से जाना जाता है। उदाहरण उस अमेजोन के जंगल, कांगो बेसिन हो गया। बी की बात करूँ, बी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, बी होती है यहाँ पर अर्ध शुष्क या शुष्क जलवायु। समझ में आ गया, जैसे सहारा का डेजर्ट हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, कुछ नहीं, वर्षा बिल्कुल नहीं होगी। समझ में आ गया, राजस्थान के थार डेजर्ट होगा। सी मैंने बताया था बीच का है, तो इसमें क्या होगा, ठीक ठाक गर्मी, ठीक ठाक सर्दी, हर चीज़ ठीक ठाक आपको देखने को मिलती है। भूमध्य क्षेत्रीय होता है, वहाँ पर ये देखने को मिलता है। डी क्या होती है, जहाँ पर ठंड है, मैंने डी से ठंड, बहुत ठीक ठाक बढ़िया लेवल की ठंड पड़ेगी, बर्फबारी रहती है, जैसे कनाडा हो गया, आपका साइबेरिया हो गया, अपने भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर हो गया। ई की बात क्या करें, यहाँ पर ई सबसे खतरनाक रूप से ठंड पड़ेगी, एकदम बहुत ज़्यादा, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, ई के नाम से जाना जाता है। अगला क्या, कोपेन के वर्गीकरण की विशेषताएं। तो कोपेन के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, जलवायु और वनस्पति के बीच में इन्होंने संबंध स्थापित किया। तो इनके द्वारा क्या किया गया, जलवायु और वनस्पति होती है उनके बीच में संबंध इन्होंने स्थापित किया कि भाई ये जो जलवायु है और वनस्पति दोनों का आधार रखा अपने जो वर्गीकरण करने के दौरान। क्यों, जिस प्रकार की जलवायु होगी वैसी वनस्पति देखने को मिलेगी, तो आपको आधार, तो आप इनके बीच में संबंध तो आराम से स्थापित कर सकते हो। अगला क्या, सरल और वैश्विक स्तर पे लागू। और ये जो आपका कोपेन के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया, ये पूरी दुनिया में इसको बहुत आसानी से लोगों ने अपना लिया, पूरी दुनिया में बहुत आसानी से लागू भी हो गया था, क्योंकि बहुत सरल भाषा में इन्होंने चीज़ों को समझाया था, इसलिए हर व्यक्ति इसको अच्छे से समझ भी पाया। अगले क्या है, सांकेतिक अक्षर, जैसे ए बी सी डी ई। अब आपको भी ये सारे अक्षर आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, आपको सबको भी याद है, और मैंने इतने ही जैसे समझा दिया तो आपको आराम से समझ में भी आ गया। तो क्या है, इन्होंने सांकेतिक अक्षरों का उपयोग किया और हर व्यक्ति इनको सांकेतिक अक्षर भी ऐसे उपयोग किए जो हर व्यक्ति आराम से समझ सकता था। अगला क्या है, इन्होंने उप श्रेणियां भी बनाई, जैसे तापमान और वर्षा और मौसम की स्थिति को भी बताया। तो ऐसा ही नहीं कि इन्होंने सिर्फ वनस्पति और जलवायु को ही रखा, इन्होंने और भी उप जो चीज़ें हैं वो रखी, जैसे कि श्रेणियां, तापमान रख लिया, वर्षा और मौसम आधारित चीज़ें इन्होंने रख ली। तो इन्होंने और भी श्रेणियां बनाई ताकि चीज़ों को और अधिक गहराई से समझाया जा सके। महत्व और आलोचना की बात करें, क्या क्या महत्व है, जलवायु और वनस्पति के बीच में संबंध को समझाने में उपयोगी। तो क्या हुआ, जो जलवायु है और वनस्पति है इसके बीच में इन्होंने जो संबंध है उसको समझाने में लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिली इस चीज़ से। क्यों, बहुत सरल भाषा में था। आलोचना क्या है, अन्य तत्व जैसे हवा, सूर्य और विकिरण मानव कारकों को शामिल नहीं किया। तो भाई हर चीज़ होती है, उसके फायदे और नुकसान दोनों चीज़ होते हैं। तो नुकसान क्या था, कुछ कमियां भी क्या थी, कमियां यह थी कि इसमें सिर्फ कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया गया, हर चीज़ इंक्लूड नहीं, जैसे हवा का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, सूर्य का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और मानव के कारक होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड करते हैं। तो इन सब चीज़ों को इन्होंने अपना जो कारक रखे उसमें से इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। निष्कर्ष की बात करें, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो पृथ्वी की विविध जलवायु को व्यवस्थित रूप से समझने का वैज्ञानिक प्रयास है। तो कोपेन के द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया, ये आपके सामने जलवायु को विविध रूप से, अलग अलग रूप से समझने का एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रयास है कि हर आदमी इसको बहुत आसानी से समझ सकता है। पहला प्रयास भी था और इन्होंने बहुत सरल से चीज़ों को समझा भी दिया था। यद्यपि ये पूर्ण रूप से व्यापक नहीं है, मतलब ये आप इसको पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं बोल सकते हो, इनकम्प्लीट दिखाई देता है, लेकिन फिर भी भूगोल और पर्यावरण अध्ययन के लिए आज भी महत्व बना है। लेकिन आज भी कोपेन का जलवायु है वो आज भी जब जलवायु का अध्ययन किया जाता है तो इसको प्रमुख रूप से एक माना ही जाता है। तो ये था आपके सामने जो कोपेन की जलवायु को वर्गीकरण। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में सारी चीज़ों को समझा दिया। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो या फिर और कोई राजस्थान की तैयारी करते हो तो यहाँ पर प्रोडक्ट वाला जो लिंक दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, वीडियो देखने के बाद में जो किताबें वगैरह खरीद सकते हो। बेस्ट किताबें मैंने बेस्ट प्राइस में आपको लगा दिए हैं, वहाँ से जाकर आप खरीद लो। तो चलो शुरू करते हैं अपन महासागरीय धाराओं के बारे में। तो महासागरीय धाराएं हैं, ये महासागर में जल की निरंतर गति के प्रभाव होते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अपने यहाँ पर
स्थल पे नदियाँ बहती हैं ना, ऐसे समुद्रों में नदियाँ भी बहती हैं। समुद्रों में क्या होता है, आपके सामने धाराएं जो ये लहर तो रहती हैं, लेकिन इसके साथ पानी की फिक्स धाराएं बहती हैं, उसमें ऐसे लगता है जैसे कि नदियाँ जा रही हैं। तो इनको क्या बोला जाता है आपके सामने, इनको ओशियन करंट, महासागरीय धाराओं के रूप में जाना जाता है। ये धारा सतही और गहरे दोनों स्तर पर पाई जाती है। मतलब कुछ होती हैं मतलब ऊपर के ऊपर, जो अपन लहर के रूप में जानते हैं, इनको तो आप क्या बोल सकते हो, महासागरीय की सतही धारा के रूप में, और कुछ नीचे भी बहती हैं, जैसे नदियों के रूप में वो बहती रहती हैं। इसका निर्माण विभिन्न प्राकृतिक कारणों से होता है। और इनका निर्माण कैसे होता है, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक कारणों से होता है। मैं आपको समझाऊं एक अच्छे से उदाहरण के साथ। आपने क्या लिया, एक पानी का टब ले लिया। पानी के टब को आपने ऊपर से एक बार ऐसे ऊपर से अपने हाथ को छूते हुए निकल गए, तो उसमें ऊपर से एक लहर निकलेगी, हल्की सी लहर होगी जो ऊपर ऊपर होगी, लेकिन जो नीचे का जो पानी होता है वो कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। आपने हाथ को लिया, उस पानी में नीचे डुबाया और फिर उसको जोर से हिलाया, तो देखना ऊपर भी लहर चलेगी और नीचे भी फिर पानी आएगी, उसकी लहर चलेगी। समझ में आ गया आपको। और अगर इस उदाहरण से समझ में नहीं आया तो क्या करोगे, आपके कोई तालाब या पोखर होगा, या फिर आप कोई जहाँ पर पानी जमा रहता है वहाँ से देख लेना। आप वहाँ देखोगे जब हवा चलती है तो लहर चलेगी, लेकिन जब आप उसके अंदर बहुत बड़ा पत्थर मारोगे तो नीचे से एक प्रकार की जो लहर है, पानी आगे से पूरा का पूरा डिस्प्लेस होके पीछे से आगे की तरफ जाता है। समझ में आ गया। तो ये दो प्रकार की होती है, स्थल पे भी धाराएं होती हैं और नीचे भी ये धाराएं चलती रहती हैं। और ये जो धाराएं हैं ये अलग अलग प्रकार के कारण बनते हैं, प्राकृतिक कारण होते हैं, उनसे निर्मित होते हैं। ऐसे नहीं कि वहाँ पर कोई आदमी पत्थर मार के उनको चला रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। वो ऑटोमेटिक ही जो कैसे चल जाती हैं, प्राकृतिक कारणों से चलती हैं। इसमें पृथ्वी के जलवायु के कारण भी चलती हैं। पृथ्वी के जो जलवायु होते हैं इसके कारण इन धाराओं का निर्माण होता है। और ये जो धाराएं हैं इनका मानव जीवन पे बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात करें महासागरीय धाराओं के क्या क्या कारण होते हैं, किस प्रकार से महासागरीय धाराएं आपको बनती हुई दिखाई देती हैं। सबसे पहला कारण है वो क्या होती है, हवाएं, पवन की वजह से जो हवाएं चलती हैं इस वजह से महासागरीय धाराएं हैं उनका निर्माण होता है। जैसे ग्रहों के बेल्ट, पवन बेल्ट जैसे व्यापारिक पवनें, पश्चिमी पवन महासागरीय धाराओं को गति प्रदान करती हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग के उदाहरण में बताया था ना आपको, अभी वो पोखर वाला, हवा चलेगी तो क्या होता है, उससे लहर उत्पन्न होती है। तो ऐसे ही आपके सामने पवन बेल्ट होती हैं, अलग अलग प्रकार की तूफान देखने को मिलते हैं। कुछ फिक्स हवाएं चलती हैं, पछुआ हवाएं पवनें होगी, वो क्या करती हैं, समुद्र का जो स्थल होता है, ऊपर का जो सतह होती है उसको प्रभावित करती हैं और उससे उन धाराओं का निर्माण होता है। तो सबसे पहला कारण क्या हो गया, आपका जो पवन हो गया, हवा हो गई, इस वजह से इन जो आपकी जो धाराएं होती है, समुद्री धाराएं, उनका निर्माण होता है। अगले वाले कारण की बात करें, पृथ्वी का घूर्णन। तो पृथ्वी जब घूमती है ना तो इससे एक बल का निर्माण होता है, उसको क्या बोला जाता है, कोरियोलिस फोर्स के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आपको पृथ्वी को अपन दो भागों में बांट के रखते हैं, आपको पता है, नॉर्थ स्फीयर, साउथ स्फीयर, उत्तरी और दक्षिणी। तो दक्षिण में एक कैसे चलता है, मतलब धाराएं चल रही हैं तो कैसे चलेंगी, साउथ जो दक्षिण में चलती हैं ऐसे दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ेंगी, लेफ्ट दिशा की तरफ, आपका बायां हाथ है ना उसकी तरफ मुड़ेंगी। मतलब अगर समझ लो, ऐसे समझ लो, अगर पानी जा रहा है और दक्षिण भाग में जा रहा है तो किधर की तरफ मुड़ेगा, इधर दक्षिण की तरफ मुड़ेगा। और ये कोरियोलिस फोर्स आपका इक्वेटर पे आके जीरो हो जाता है, यहाँ पर ये नहीं लगता है। समझ में आ गया। और नॉर्थ में जा रहा है तो दाएं तरफ मुड़ेगा, इस तरीके से जाएगा, और साउथ में आपको इस तरीके से जाएगा। समझ आ गया। और यहाँ पर इसका कोई प्रभाव इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, जो भूमध्य होता है ना यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, इक्वेटर पे नहीं देखने को मिलता है। साउथ में आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है और नॉर्थ में राइट साइड में देखने को मिलता है। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट है तापमान में अंतर। तो आपको पता है पानी है वो कैसे जलता है, आपका जो ठंडा पानी होता है, आपको हमेशा देखना, कभी भी पानी गर्म करके देखना आप, है ना, थोड़ा सा पानी को गुनगुना करो, आप क्या देखोगे, पानी है वो गर्म पानी है वो हमेशा ऊपर पाया जाएगा और ठंडा पानी है वो नीचे चला जाता है। यही उसका एक तरीका होता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, ध्रुव एकदम ठंडे होते हैं और जो भूमध्य क्षेत्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो उनका पानी का तापमान भी उसी प्रकार से होगा। भूमध्य के आसपास बहुत ज़्यादा गर्म पानी देखने को मिलेगा और ध्रुवों के पास ठंडा पानी देखने को मिलेगा। इस वजह से क्या है, पानी की गति है वो लगातार बनी रहती है। इस वजह से पानी की गति बनी रहती है, क्यों, वो आगे पीछे होता रहता है ठंडे और गर्म होने के कारण। इस वजह से भी क्या होता है, ये जो आपके सामने महासागरीय धाराओं का निर्माण होता रहता है। देख लो कितनी पृथ्वी में जटिलताएं पाई जाती हैं।
लवणता, लवणता क्या होती है? सैलिनिटी। मतलब अब आपको एक बात सोचो, एक चीज जो एक पानी है, कौन सा पानी है? जिसमें नमक घुला हुआ है, एक साधारण पानी है। जैसे ही आप उस साधारण मतलब जो नमक घुला हुआ पानी साधारण पानी में डालोगे, नमक वाला पानी है ना वो नीचे बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा? उसका घनत्व ज़्यादा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। और जिस चीज़ की घनत्व ज़्यादा होती है वो क्या हो जाता है? नीचे अपने आप बैठ जाता है। ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ लो, आप एक शहद की बूंद लो और उसको पानी में डाल दो, डालते क्या शहद की बूंद टप नीचे चली जाएगी ना। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा था, वह भारी ज़्यादा ही जना नीचे बैठी। यहाँ समझ लो। तो यही है, नमक का पानी ज़्यादा क्या रहता है? भारी रहता है, इसलिए वो नीचे चला जाता है। तो इस वजह से भी जो क्या होता है, ये आपके धाराएं उत्पन्न होती हैं, वो भी आगे पीछे उनमें से ऊपर नीचे होती रहती हैं। आगे पीछे इसके वजह से होती रहती हैं, तापमान की वजह से, और ऊपर नीचे आपके सामने लवणता की वजह से होती रहती हैं। तो इस वजह से भी ये महासागरीय धाराएं हैं, उनका निर्माण होता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, समुद्री तलीय संरचनाएं। तो अलग अलग प्रकार की समुद्र में जो संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे महासागर पे कहाँ पर आपको स्थल देखने को मिलेंगे, कहाँ पर आपको पर्वत देखने को मिलेंगे, कहाँ पर चोटियां देखने को मिलती हैं। अब क्या हो गई, अब एक छोटी सी चीज़ समझो, यहाँ पर क्या एकदम स्थल था, समझ में आ गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पर जो धाराएं वो चल रही थी, अचानक से बहुत ऊंचा पर्वत आ गया, इससे टकराई। अब क्या होगा, धाराओं ने अपना मुख मोड़ लिया, इधर की साइड से चली गई, इधर साइड वाली थी इधर की साइड चली गई। तो यही है, जो अलग अलग प्रकार की समुद्र का जो पट होता है, जो नीचे का इलाका होता है, वहाँ पर जलमग्न आपको पर्वत पाए जाते हैं, घाटियाँ पाई जाते हैं। उस वजह से क्या होता है, उनकी धाराओं में भी आपको दिशाएं बदल जाती हैं। अगले वाला प्रश्न की बात करें, महासागरीय धाराओं का प्रभाव। तो अब जो आपके सामने महासागरीय धाराएं होती हैं, इनका क्या प्रभाव होता है? अब इनका मैंने समझा दिया, उत्पन्न क्यों होती हैं बहुत आराम से समझाया। अब प्रभाव की बात करें, पहले बात है जलवायु पे प्रभाव। गर्म धाराएं तटीय क्षेत्रों का तापमान बढ़ाती हैं। अब कोई गर्म धारा आ रही है और समुद्री तापमान के आसपास, मतलब कोई तट के आसपास आ रही है, तो इससे क्या होगा, वहाँ का तापमान भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई, जो सूर्य की किरणें, जो हवा चलती है समुद्र के पानी को अपने साथ लेकर चलेगी, तो क्या होगा, उसको साथ लेकर चलेगी, तो उसमें नमी है वो गर्म पानी साथ इवेपोरेट होगा, तो नमी है वो गर्म रहेगी, और उससे आपकी गर्मी बढ़ती रहती है। जैसे गल्फ स्ट्रीम हो गया, वहाँ की जो धाराओं में देखने को मिलता है। शीतल धाराएं। अगले वाले प्रश्न की बात करें, वर्षा का प्रभाव। तो गर्म धाराएं अपने साथ लेकर चलते हैं, तो यहाँ से क्या होती है, गर्म धारा अपने साथ ज़्यादा पानी को इवेपोरेट करेंगी, ज़्यादा वाष्पीकरण करेंगी, और इससे क्या होता है, वर्षा होने की सबसे अधिक चांसेस रहते हैं। आपको पता है, जहाँ पे ठंडा जो जलवायु पाई जाती है, जैसे ठंडी जल धाराएं पाई जाती हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मरुस्थल देखने को मिलते हैं। और ठंडी जल धाराएं ना, कोई भी कॉन्टिनेंट है उसके लेफ्ट साइड में हमेशा पाई जाएंगी। समझ में आ गया? यहाँ पे देख लेना आप, जितने भी प्रकार की होती हैं वो, और उधर की साइड सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा आपको मरुस्थल देखने को मिलते हैं। जैसे जो पेरू है, पेरू का मरुस्थल पेरू वाली साइड में देखने को मिलता है, सहारा की साइड में भी ठंडी वो जलवायु बढ़ती है। क्यों? ठंडी है वो खुद अपने साथ पानी नहीं लेकर चलेगी, तो इससे क्या होगा, जो उसके जो जाते तटीय क्षेत्र होगा वहाँ पर वर्षा नहीं करेगी, और वर्षा नहीं करेगी तो शुष्क और डेजर्ट तो अपने आप ही बन जाएगा। अगले वाला है मछली पालन में प्रभाव। तो ठंडी धाराएं पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, लेकिन जो ठंडी धाराएं होती हैं इनमें पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पर क्या हो, मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त क्षेत्र बनते हैं। देखो क्या होता है, जहाँ पर ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं जहाँ पर आपस में टकराती हैं, वहाँ पर क्या हो जाता है, फोग या मिस्ट बनता है। मतलब ठंडी गर्म आपस में मिली, वहाँ पे एक कोहरा जम जाएगा। अब कोहरा जम जाता है ना, तो वहाँ पे मछलियाँ आती हैं दोनों, उनको समझ में नहीं आता कि अब हमें किधर की साइड जाना है, उनको मतलब अच्छे से चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। इस वजह से वहाँ पे बेस्ट हार्बर साइट बनती है, मतलब सबसे ज़्यादा मछली हैं वहाँ पर ही आपके सामने उनको पकड़ा जाता है। जैसे जो आपके सामने जो कनाडा या अमेरिका का क्षेत्र हो गया, और जापान का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर, जापान का क्षेत्र होता है वहाँ पर वो पाए जाते हैं। जैसे पेरू और कैलिफोर्निया की जो धाराएं होती हैं वो भी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। समुद्री यातायात, जो धाराएं हैं वो जलयानों की गति देने के लिए और मार्ग को प्रभावित करती हैं। तो अलग अलग प्रकार की जो जल धाराएं आती हैं वो क्या करती हैं, जो आपको जलमार्ग होती है उसको गति देने का भी कार्य करती हैं, और मार्ग को भी प्रभावित करती हैं। इससे क्या होता है, ईंधन की बचत होती है और समय भी कम रहता है। अब मान लो ये क्या जा रहा है, एक आपके सामने शिप जा रही है, और इसी के साथ साथ क्या है, जलवायु की धारा भी चल रही है, मतलब जो समुद्री धारा भी चल रही है, तो क्या हो जाएगा, अब उससे ईंधन बचेगा, उसको पीछे से ज़्यादा मदद मिलती है। अब वो विपरीत में, अब एक सामने से आ रहा है, तो उसको क्या करेगा, उसको समुद्र की धारा से भी टकराना पड़ेगा, तो उससे उसका ज़्यादा क्या होगा, बचत होती है। तो
ईंधन ज़्यादा खर्च होता है। तो जो ये शिपयार्ड शिप वगैरह चलते हैं ना, ये समुद्री जहाज़ों के साथ साथ ही चलते हैं। मानव जीवन पे प्रभाव, वैश्विक उष्मा संतुलन में रहती है। तो इससे क्या होता है, पूरी जो पृथ्वी है उसका तापमान संतुलन में रहता है। कृषि में भी सहायक रहती है और उद्योगों में भी अप्रत्यक्ष रूप से क्या सहायता प्रदान करती हैं। तो यही है, मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, जो वैश्विक उष्मा का संतुलन बनाने में कार्य रहती हैं तथा उद्योगों वगैरह के लिए भी अच्छी रहती हैं। निष्कर्ष की बात करें तो महासागरीय धाराएं हैं, ये जलवायु प्रणाली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हमारी जो जलवायु पाई जाती है आपके सामने, इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके सामने जो महासागरीय धाराएं हैं वो। इससे न केवल जलवायु संतुलित रहता है, तो इससे क्या होगा, ना तो जलवायु संतुलित रहेगा बल्कि मानव जीवन, कृषि व मत्स्य पालन और समुद्र व्यापार पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो अलग अलग प्रकार का जो जीवन होता है, जैसे कृषि हो गई, मत्स्य पालन हो गया और समुद्री व्यापार हो गया, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो ये आपके सामने महासागरीय धाराओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। हेलो बच्चों, मेरा SSC GD की, राजस्थान जीके की और अधिक तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट वाला लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पर आप जाकर खरीद सकते हो चीज़ों को। और अगर आपके पास इस समय पैसे नहीं है तो कार्ट में डालो, ऑफर आएगा तब उस समय खरीद लेना चीज़ों को। अब बात करें महासागरीय तलीय स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। तो महासागर होते हैं, उसके जो स्थल होते हैं उस पर आपको किस किस प्रकार का स्थल रूप पाया जाता है उसको आपको अच्छे से बता देना है। तो आपको पता है पृथ्वी पर लगभग 3/4 भाग पर महासागर पाए जाते हैं। तो पृथ्वी पर लगभग आपको पता है भाई 3/4 75% या 78% जलवायु का 79% होता है वो आपके सामने लगभग स्थल है, और 21% आपके सामने जल है और 21% आपके सामने स्थल पाए जाते हैं। तो ये 3/4 भाग लगभग आप मान सकते हो, इतना होता है। महासागरों के नीचे भी स्थल रूप पाए जाते हैं। जैसे पृथ्वी पे अलग अलग प्रकार की भूस्थल आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे कि आप राजस्थान में हो, यहाँ पे रेत के टीले देखने को मिलेंगे। आप फिर थोड़ा आगे चले जाते हो, कहाँ पर, पंजाब के अंदर, पंजाब में आपको मैदानी इलाके देखने को मिलेंगे। फिर और आगे चले जाओगे जम्मू कश्मीर में आपको मैदानी वो पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेगा। और फिर आप क्या करो, फिर घूम फिर के आप थोड़ा सा राजस्थान से नीचे की तरफ मुड़े, आप पहुंच गए गुजरात में, वहाँ पर कैसा मिलेगा आपको, जो तटीय क्षेत्र देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार की जो अलग अलग प्रकार की जो स्थल कृतियाँ पाई जाती हैं वो सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं पाई जाती है, मतलब स्थल पे नहीं पाई जाती हैं, वो महासागरों के नीचे भी पाई जाती हैं। तो आज अपन उसी के बारे में पढ़ेंगे। और जो स्थल रूप पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो महासागरों में जो स्थल रूप पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, उन्हें क्या कहा जाता है, तलीय स्थल रूप के नाम से जाना जाता है। किस रूप से जाना जाता है, किस नाम से, तलीय स्थल रूप से जाना जाता है। ये स्थल रूप उतने ही विविध और जटिल होते हैं जितने भाग पर, जितने स्थल पृथ्वी पर पाए जाते हैं, मतलब स्थल पे पाए जाते हैं, मतलब ये भी उतने ही कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्र ऊंचे ऊंचे हैं, टीले हैं, आप उसमें मिट्टी होती है ज़्यादा, स्थलीय मैदान एकदम समतल होते हैं। तटीय क्षेत्रों में आपको पानी और मिट्टी का आपको समन्वय देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके की विविधताएं, जटिलताएं, समरूपताएं आपको देखने को मिलती हैं पृथ्वी पर जो स्थल में, जो स्थल कृतियों में, वैसी ही आपको सेम टू सेम कहाँ देखने को मिलती है, सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पर, यहाँ पर भी महासागरों में भी आपको देखने को मिलती हैं। अब बात करें महाद्वीपीय मार्जिन, महाद्वीपीय मार्जिन की बात करें आपके सामने, तो ये स्थल रूप महाद्वीप और महासागरों के बीच में दिखाते हैं। मतलब आपको क्या होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें महाद्वीप और जो महासागर है उनके बीच का जो क्षेत्र होता है ना, उसको बताया जाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण के साथ चीज़ों को समझाऊंगा, आप बहुत अच्छे से पहुंचोगे। आप क्या किए, आप भागते हुए जा रहे थे, आपको पता नहीं था, ऐसे मतलब एक काल्पनिक सा उदाहरण बताऊंगा आपके सामने, ठीक है। आप क्या किए, ये स्थल था, यहां से दौड़ते दौड़ते जा रहे थे, यहां पर पानी था ना आप, और आपने क्या किया, आप जो मतलब उससे थोड़ा सा समुद्र में नीचे की तरफ गए। इस उदाहरण से आपको अच्छे से समझनी है, ये समझ लो कि क्या हुआ, सारा का सारी पानी निकाल दिया गया समुद्रों का, अब खाली ज़मीन मिली। फिर आप भागते हुए जा रहे, फिर आपको अच्छे से समझ में आया। फिर क्या आपने क्या देखा, जैसे समुद्र था, आप उसके किनारे पे पहुंचा, जैसे पानी शुरू होता था, आपने देखा वहाँ पे थोड़ी सी ढलान शुरू, मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है, मतलब थोड़ा सा ऊंचा, मतलब गर्त सी ज़मीन होती है। क्यों, मिट्टी यहाँ पर आके बेली हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है, सेल्फ बोला जाएगा। समझ में आ गया। जो थोड़ा सा उथला होता है, जहाँ पे खनिज वगैरह पाए जाते हैं, जो समुद्र होता है उसके 15-20 किलोमीटर में एक ऊंचा सा स्थान पाया जाएगा, जो ज़्यादा गहरा नहीं होता है,
ज़्यादा गहराई नहीं पाई जाएगी, मतलब ठीक ठाक ही गहराई होती है वहाँ पर। फिर आप क्या करोगे, जैसे ये समुद्र था, आपको इतनी गहराई देखने को मिली, फिर अचानक से बहुत ज़्यादा गहराई देखने को मिली आपको। उसको क्या बोला जाता है, महाद्वीपीय ढाल के नाम से जाना जाता है। पहले आप समुद्र में यहाँ पे तट पे पहुंचे, फिर आपको ज़्यादा गहराई नहीं, थोड़ी उथला हुआ सा क्षेत्र मिला, और फिर आपको ढाल देखने को मिली, और फिर क्या, एक बार फिर से उत्थान देखने को आपको मिला था। फिर से समझाऊं, आप समुद्र में गए, यहाँ तक स्थल था, फिर आपको क्या, थोड़ी सी गहराई देखने को मिली, फिर और बहुत ज़्यादा गहराई होगी, और फिर क्या, थोड़ा सा उत्थान देखने को मिलता है। ये आपका जो 3 प्रकार होते हैं, इसको महाद्वीपीय मार्जिन के नाम से बोला जाता है। तो पहला होता है महाद्वीपीय शेल्फ। ये क्या होता है, तटवर्तीय क्षेत्र होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये ज़्यादा मतलब गहराई नहीं होती है, उथला हुआ क्षेत्र रहता है, और समुद्री जीवन यहीं पर व्यतीत होता है। जो समुद्र में जो मछुआरे वगैरह जो आपके सामने जो मछलियाँ वगैरह निकालने के लिए जाते हैं, और जितने भी जो तेल वगैरह निकलता है वो यहीं पर निकलता है। इसको क्या बोला जाता है, महाद्वीपीय शेल्फ के नाम से बोला जाता है। यहाँ पे खनिज भी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ये उथला हुआ क्षेत्र होता है, और यहाँ पर ये ज़्यादा गहराई भी नहीं देखने को मिलती है। अगला महाद्वीपीय ढाल। ये क्या होता है, जैसे महाद्वीपीय शेल्फ खत्म होता है, फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराई देखने को मिलती है आपको। तो महाद्वीपीय ढाल में क्या होता है, शेल्फ के बाद में अचानक से जो गहराई है समुद्र की वो बढ़ती चली जाती है। फिर क्या आएगा, महाद्वीपीय उत्थान। ढाल और महाद्वीपीय तल के बीच में फिर क्या हुआ, जैसे ढाल खत्म हुई, फिर क्या, फिर आपके सामने कहीं तो किनारा आएगा ना, फिर से वापस आपको थोड़ी सी ऊंचाई देखने को मिल जाएगी। उसको क्या बोला जाता है, महाद्वीपीय उत्थान के नाम से बोला जाता है। समझ में आ गया। पहले आप गए भागते हुए, आपने क्या देखा कि गहराई तो है लेकिन थोड़ी है, यहाँ पे खनिज भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आपके सामने जो तटवर्तीय क्षेत्र है। फिर क्या, फिर आप और आगे भागते गए, आपने क्या देखा, अचानक से खाई आ गई बहुत गहरी, तो उसको क्या बोला गया, महाद्वीपीय ढाल के सामने। फिर आप खाई में चले गए, फिर उसमें भागते रहे, आपने क्या देखा आगे जाकर कि फिर से क्षेत्र वो थोड़ा और ऊंचा हो गया। इसको क्या बोला, महाद्वीपीय उत्थान के नाम से बोला गया। ये तो थी आपके सामने सारी चीज़ें। अब महाद्वीपीय गर्त, जो महाद्वीप होता है, जो समुद्री होते हैं, समुद्र होता है, उसके अंदर भी जो गर्त आपको जो खाई बताई थी, उसमें क्या क्या पाया जाता है। यह महाद्वीप की तली का सबसे विस्तृत और समतल भाग होता है। मतलब जो महाद्वीप की जो तली होती है वो उसका सबसे समतल, ऐसे समझ लो कि मैदान के जैसा होता है एकदम। खाई आ गई, खाई एकदम मैदान की तरह है, और इसमें गहरी समुद्री मैदान भी कहा जाता है। मतलब ये कैसे होते हैं, ये क्षेत्र था, इसके बीच में एक खाई पाई गई, इसको गर्त बोला जाता है। मरीना ट्रेंच का आपने नाम सुना होगा, प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त है मरीना ट्रेंच, तो उसी के बारे में बात हो रही है। ये कैसी होती हैं, ये बहुत ही, मैंने आपको ऐसे करके तो दिखा दिया है, इस टाइप से होते हैं, कुछ ऐसे समझ लो, बहुत गहरी होती हैं और मैदानी क्षेत्र के रूप में पाई जाती हैं। समझ में आ गया। इसको गहरे मैदानी समुद्री मैदान के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन ये गहराई बहुत होती है इनमें। ये महीन उपसाद जमते रहते हैं और ज़मीन समतल होती है। और ये कैसे हो जाते हैं, करें मान लो ये ऐसे कि ऐसे थी पहले, अब यहाँ पर क्या हो, समुद्र की जो मिट्टी वगैरह है, खाद वगैरह है, जो आपके सामने अलग अलग चीज़ें जो जीव जंतु मर गए, को कचरा वगैरह आकर यहाँ पर जमा होता चला गया, तो ये क्या होते हैं, समतल मैदान यहाँ से बनते रहते हैं, और यहाँ पर भी बहुत अधिक खनिज है वो पाए जाते हैं। समझ में आ गया आपको। सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ पर समुद्री मार्जिन देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप भक्के गए, आपने देखा शेल्फ आया मतलब उथला हुआ क्षेत्र। फिर आप और बगे, फिर आपने क्या देखा कि ढाल आ गए, ढाल मतलब गहराई आ गई। फिर आपने और बगे, आपने देखा कि ये तो क्षेत्र था, ये और ऊंचा होगा, इसको उत्थान के नाम से बोला गया। फिर आप क्या जा रहे थे, अचानक से भगते जा रहे थे, फिर आपने देखा कि बहुत गहराई है, बहुत गहरे खड्डा सा है, उसमें खड्डे में आपने नीचे देखा तो देखा कि एकदम मैदानी क्षेत्र पाया जा रहा है। इसको क्या बोला जाता है, महासागरीय गर्त के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्या पाया जाता है, मध्य महासागरीय पर्वतमालाएं। अब उसमें आपके सामने उन गर्त चली गई, फिर और आगे बढ़े आप, समझ में आ, तो आपने क्या देखा, पहाड़ आए अचानक से, समझ में आ गया। तो ये लंबी वलित पर्वतमालाएं होती है। तो आपको लगता है कि जो आपके सामने पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ये सिर्फ कहाँ पर पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं, मतलब पृथ्वी के जो स्थल होता है ना भाग, वहीं पे पाए जाते हैं, ऐसा नहीं, समुद्र के अंदर भी जो है पर्वत पाए जाते हैं, और इनकी भी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं होती हैं, जो कहाँ पर होती हैं, महासागर की जो तली होती है ना, वहाँ पर देखने को मिलता है। ये भ्रंश, जलवायु और नवीन भूप्रकृति का निर्माण होता है। तो आपने नहीं सुनते हो कि समुद्र में क्या हो गई, जो जलवायु का विस्फोट हुआ,
सॉरी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, तो वो ज्वालामुखी का मुख्यतः विस्फोट उन पहाड़ियों में से ही आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या होते हैं, इससे जलवायु हो गई, नवीन भूपट्टी हो गया, उसका निर्माण होता रहता है। क्यों? प्लेट आपस में टकराती रहती हैं, तो इनसे पहाड़ वगैरह का निर्माण हो जाता है, इनका भी ये भी ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो ये मत समझा करो कि सिर्फ हमारे जो आपके स्थल पर ही पर्वत पाए जाते हैं, समुद्र में भी पर्वत पाए जाते हैं, समुद्र में भी खाइयाँ पाई जाती हैं, सारी चीज़ें समुद्र के अंदर भी होती हैं। फिर क्या है, गहरी गर्त और खाई और गर्तिका पाई गई। तो महासागर की तली में पाए जाने वाले सबसे सहरा और सकरा और गहरा था। तो ऊपर वाली कैसे थी? इस प्रकार की थी। अब क्या हो गई, एकदम गहरी, ऐसे गए, ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या होती है, दो प्लेट के बीच में जगह होती है ना, उसके बीच में जब वो दूर चलती चली जाती है तो क्या होता है, गहरी गर्त बन जाती है। इस प्रकार का क्षेत्र पाया जाता है। ये कैसे होती हैं? ये अपसारी व अभिसारी प्लेटों के मध्य स्थित होती है। मतलब दो प्लेटें होती हैं, इनके बीच में क्या तो वो पास आती हैं या फिर दूर जाती हैं। तो दूर जाती है ना, उन प्लेटों के बीच में क्या जो जमीन है वो क्या हो जाती है, धंस जाती है, और इस वजह से जो गहरी खाइयों का निर्माण हो जाता है। समझ में आ गया? जैसे मरीना गर्तिका वो उसका प्रमुख उदाहरण है। अगले वाले की बात करें, समुद्री पर्वत और द्वीप। तो जो समुद्र के जो पर्वत पाए जाते हैं और द्वीपों की बात करें, तो महासागर की तली में कई ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। जो समुद्र की जो तली होती है ना, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के ज्वालामुखी के पर्वत भी पाए जाते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि आपस में प्लेट टकराती रहती हैं, तो इससे क्या होता है, ज्वालामुखी है उनका विस्फोट होता रहता है, उनके जो आपके सामने अलग अलग प्रकार के पर्वत भी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ सतह पर पहुंचकर द्वीप का रूप ले लेते हैं। तो इसमें से कुछ क्या कहते हैं, मतलब तो बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होती रही जो लावा वो जमता रहा और वहाँ पर क्या हो गया, एक द्वीप का निर्माण हो गया। जबकि कई जल के भीतर रहते हैं और कई क्या होता है, जल के भीतर ही वो रह जाते हैं। तो कई क्या हो, लावा ठंडा होकर द्वीप का रूप ले लिया, और कहीं लावा ठंडा हो गया और मतलब जो समुद्र है वो उसकी ऊंचाई तक स्थल का रूप नहीं ले पाया और समुद्र के अंदर ही वो मौजूद रहते हैं। निष्कर्ष की बात करें, महासागरीय तलीय स्थल रूप पृथ्वी की भू आकृति और आंतरिक संरचनाओं को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो महासागरीय जो तल होता है, वहाँ पर पृथ्वी की जो भू आकृति होती है, उसकी जो आंतरिक संरचना को समझने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये आपका जो स्थल रूप है, ये आपको पृथ्वी की किस प्रकार की आकृति है, हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे है, उन सब चीज़ों को समझने में बहुत ही ज़्यादा मददगार सिद्ध होते हैं। ये न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सहायक हैं, तो ना सिर्फ हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ों को समझ सकते हैं, बल्कि समुद्र में कहाँ खनिज पाए जाते हैं, कहाँ संसाधन है, मत्स्य उद्योग में भी भाई आपको पता है मछलियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, और नौ परिवहन, मतलब जो आपके सामने जो जलवायु परिवहन किया जाता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आपके सामने पूरा प्रश्न था, मैंने आपको करवा दिया है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का जो ज्योग्राफी का पेपर होने वाला है, फिजिकल ज्योग्राफी, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। राजस्थान जीके की और एसएससी जीडी की अगर और कोई चीज़ चाहिए तो यहाँ पर प्रोडक्ट का लिंक दे रहा हूँ, सबसे सस्ती किताबें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। पहले वाले प्रश्न की बात करें, वायुमंडल की संरचना और संगठन को परिभाषित कीजिए। तो वायुमंडल की संरचना क्या होती है और वायुमंडल और उसका संगठन क्या होता है, इसके बारे में आपको परिभाषा बतानी है। बात करें तो वायुमंडल के चारों ओर गैसों का क्या आवरण देखने को मिलता है। मतलब जो वायुमंडल होता है उसके आसपास क्या रहती है, आपको गैसें देखने को मिलती है। प्रमुख गैस जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% व अन्य गैसें वो 1% देखने को मिलती हैं। इसके संगठन की बात करें तो इसके विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर व एक्सोस्फेयर। ये सारे के सारे इसके क्या अलग अलग प्रकार के स्तर व चरण पाए जाते हैं, जिसके आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है हर एक का। जैसे ट्रेटोस्फेयर में आपको जलवायु देखने को मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ओजोन लेयर देखने को मिलती है, मीजोस्फेयर में आपको जो आपके उल्कापिंड जल जाते हैं, थर्मोस्फेयर में आपके आयनोस्फेयर में आपके सामने क्या देखने को मिलता है, जो आयंस जो रेडिएशन वगैरह का ट्रांसमिशन होता है। हर एक स्तर का अपना अपना कुछ कार्य होता है। इंसोलेशन और हीट बजट की व्याख्या कीजिए। इंसोलेशन और हीट बजट क्या होता है, देखो पृथ्वी है ना, पृथ्वी पर आपको पता है जो सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं तो वो क्या होती हैं, वो आने के बाद में सूर्य की किरणें अपने साथ गर्मी लाती हैं, तो पृथ्वी की सतह से टकराने के बाद में जो विकिरणें वापस लौटकर
अंतरिक्ष में चली जाती हैं, लेकिन सारी अंतरिक्ष में नहीं जा पाती हैं, कुछ विकिरणें वो यहीं पर रह जाती हैं, तो उसी को इंसोलेशन के नाम से बोला जाता है। समझ में आ गया? तो इंसोलेशन वो ऊर्जा जो सूर्य से पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, मतलब जो सूर्य से पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है जो ऊर्जा, उसको इंसोलेशन के नाम से जाना जाता है। और हीट बजट वह संतुलन है जो कितनी ऊर्जा हमारे यहाँ पर आई और कितनी वापस गई। अब आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है। हमारे जो गैस वगैरह होती हैं, इनका कार्य क्या होता है, जो अलग अलग प्रकार की गैस पाई जाती हैं, इनसे जो ऊर्जा पृथ्वी पर आती है, आ गई, उसके बाद में ये गैस उसको ट्रैप कर लेती हैं। पृथ्वी तो सारी ट्रांसमिट कर देती है, लेकिन ये जो गैस हैं वो उसको क्या, ऊर्जा को अपने अंदर रख लेती हैं। पहले क्या था, वो संतुलन बना रहता था, क्योंकि इतनी अपनी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह फिक्स मात्रा में थी, तो क्या होता था, वो जितनी जरूरत होती थी उतनी तापमान संतुलित बना रहता था। लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो गई ज़्यादा, और अब ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है और पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगले वाला प्रश्न है, वायुमंडलीय तापमान का वितरण कैसे होता है। तो वायुमंडलीय तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटता है। तो आपको पता है ये भूमध्य होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि सूर्य की विकिरण है वो सीधी की सीधी यहाँ पर टकराती हैं, तो सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे जैसे अपन आगे की तरफ जाते हैं ध्रुवों की तरफ, तो सूर्य की किरणें एकदम तिरछी पड़ती हैं, तो सबसे ज़्यादा ठंड है वो यहीं पर देखने को मिलती है। वर्षा, ऊंचाई, समुद्र और भूमि की स्थिति के हिसाब से भी तापमान प्रभावित होता है। और अलग अलग प्रकार की जो परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे कि वर्षा कितनी होती है, ऊंचाई कितनी है, समुद्र से दूरी कितनी है। भाई समुद्र से जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ज़्यादा कम है वो, उतना ज़्यादा वहाँ पर क्या है, तापमान देखने को मिलता है, क्योंकि जो सूर्य के पास वाली जगह होती है वहाँ की तापमान एकदम स्थिर रहता है। और ऊंचाई कितनी ज़्यादा, जितना ज़्यादा ऊंचाई पर होगी उतनी ज़्यादा ठंड होगी, क्योंकि ऊंचाई के साथ जो ठंडक है वो बढ़ती है। अगले वाला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब वह बल है जो, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो वायु के द्वारा पृथ्वी पर लगाया जाता है। जैसे आप अपने हाथ को दबा रहे हो तो आप पर दबाव लग रहा है ना, ऐसे इतनी अपनी अपन सोचो आपके आसमान जो अपना अंतरिक्ष है उसमें कितनी सारी वायु है। अब उस वायु में वो होती तो बहुत हल्की है, लेकिन हल्की हल्की होती हुई कुछ तो वजन होता है ना, तो वो इतना दाब जितना लगाया जा रहा है वायु के द्वारा हमारे शरीर पर, उसको क्या बोला जाता है, वायुमंडलीय दाब लगाया जाता है। उपदाब वाली क्षेत्र होते हैं वहाँ ठंडी होती हैं और स्थिर हवा वाले होते हैं। निम्न दाब वाले क्षेत्र गर्म व अस्थिर हवा वाले होते हैं। तो जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते चले जाते हो दाब कम होता चला जाता है और ठंडक बढ़ती चली जाती है। जहाँ पर दाब कम होता है वहाँ पर क्या होती है, गर्मी ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों? आपको पता है दबाव कम होगा तो जो हल्के जो गर्म गैसें होते हैं ऊपर उठ जाते हैं और ठंडी नीचे आ जाती है। दबाव बेल्ट और वायु परिसंचरण को समझाइए। तो पृथ्वी पर 5 दबाव बेल्ट हैं अलग अलग प्रकार के जो बनाए गए हैं, जिसमें भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर उच्च, 60 डिग्री पर कम, और ध्रुव पर सबसे ज़्यादा उच्च देखने को मिलती है। गर्म वायु ऊपर उठती है, आपको पता है गर्म वायु ऊपर उठती चली जाती है और पोल की तरफ लौटती है, और हवा, इससे हवा का चक्कर चलता है। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या है ये। देखो या भूमध्य रेखा है, या 30 डिग्री बनाया जाता है, या 60 या 66.5 डिग्री बनाया जाता है, और यहाँ पर पोल है वो देखने को मिलता है। अब क्या होता है, भूमध्य रेखा से क्या होती है, जो गर्म हवाएं चलती हैं और वो किधर की तरफ चलती हैं, वो ऊपर की तरफ उठती हैं, और पोल होते हैं उसकी तरफ चलती जाती हैं। पोल में जो ठंडी हवाएं होती हैं वो चलती हैं और किधर के साथ आ जाती हैं, आपकी भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं। तो इस प्रकार से ये जो चक्कर है वो चलता रहता है। सौर और प्रादेशिक पवनों में क्या अंतर होता है, सौर ऊर्जाएं और प्रादेशिक पवनों में क्या अंतर होता है। तो सौर पवनें आपको दिन में चलती हैं, दिन और रात के तापमान भिन्न होने से बनती है। मतलब सौर पवनें कौन सी होंगी, दिन का तापमान और रात का तापमान अलग अलग होता है, तब सौर तब जो पवनें हैं वो देखने को मिलती हैं। प्रादेशिक स्थानीय पवनें छोटे क्षेत्र में तापमान और दबाव अंतर के कारण बनती हैं, और जो प्रादेशिक और स्थानीय पवनें वो कैसे बनती हैं, जो छोटा क्षेत्र होता है ना वहाँ पे तापमान और दबाव में अंतर देखने को मिलता है, इस कारण वो बनती हैं। जैसे कि समुद्र और भूमि की पवनें, तो जिसका उदाहरण क्या है, समुद्र और भूमि की पवनें हैं वो इसका प्रमुख उदाहरण है। 7 नंबर प्रश्न की बात करूँ, ग्रहगत आवधिक व स्थानिक पवनों में अंतर बताइए। तो ग्रहगत स्थानीय पवन स्थायी और बड़े क्षेत्रों में होती हैं। तो ग्रहगत और आवधिक व स्थानीय पवनें क्या होती हैं, ग्रहगत पवनें होती हैं वो स्थायी और बड़े क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती हैं।
आवधिक पवनें वो आपको मौसमी होती हैं। तो आवधिक पवन में मौसमी होंगी, ग्रहगत आपको बड़े क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। और स्थानीय पवनें क्या होती हैं, छोटे क्षेत्र में जो दिन रात में आपको अंतर देखने को मिलता है तापमान में, उस वजह से बनती हैं। 8 नंबर प्रश्न है, ट्रॉपिकल वायु परिसंचरण को वर्णन कीजिए। तो ट्रॉपिकल क्षेत्र होता है, वहाँ पे गर्म हवा ऊपर उठती है और भूमध्य, तो आपको पता है ये ट्रॉपिकल क्षेत्र है। जैसे ये भूमध्य रेखा, यहाँ पर क्या गर्म हवा आती है, वो क्या ऊपर की तरफ उड़ती है और जो ठंडी हवा आती है वो नीचे की तरफ आ जाती है। और वायु क्या होती है, भूमध्य, जो आपकी जो भूमध्य रेखा से किधर की तरफ जाती है, पोल की तरफ जाती है। तो इससे क्या होता है, आपको 30 डिग्री पे उच्च दबाव देखने को मिलता है। और जो ये चक्कर पवन व्यापार पवन उपवनों को बनाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये क्षेत्र है आपके सामने, भूमध्य रेखा से आपको किधर की साइड गई, आपके सामने ये गई पोलर की तरफ, पोल से, और पोल से इधर की साइड है। तो यहाँ पे 30 डिग्री पर एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा उच्च दबाव है वो देखने को मिलता है, जहाँ पे ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं आपको मिलती हुई दिखाई देती हैं। वायुमंडलीय तापमान और समुद्र और भूमि में क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो समुद्र का तापमान धीरे धीरे बदलता है। समुद्र का तापमान क्या आपको सबको पता है, समुद्र का तापमान एकदम फिक्स रहता है, एकदम स्थिर रहता है। भूमि क्या हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, समुद्र के निकट तापमान हमेशा स्थिर रहता है और अंदरूनी भूमि का तापमान है वो ज़्यादा गर्म रहता है। अब आप राजस्थान देखो, राजस्थान में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, लेकिन क्यों पड़ती है, क्योंकि अपनी दूरी कितनी है, समुद्र से बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसलिए अपनी दिन गर्म होते हैं बहुत ज़्यादा और रात को अपना टेम्परेचर वो ठंडा होता है। वहीं अगर अपन उदाहरण लें कहीं बाहर की जगह का, जैसे आपने मुंबई का ले लिया, कर्नाटक का ले लिया, वहाँ पर क्या रहता है, आपको स्थिर रहता है तापमान। क्यों ना, सर्दियों में भी स्थिर तापमान और गर्मियों में भी स्थिर तापमान। क्यों, समुद्र के पास का इलाका है वो। ऊंचाई के अनुसार वायुमंडलीय तापमान कैसे बदलता है, तो आपको पता है 1 किलोमीटर के ऊंचाई पर बढ़ने पर आपको 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान है वो क्या हो जाता है, कम होता दिखाई देता है। या आपके सामने जो यूनिट फर्स्ट है उसके जो बड़े वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं वो सारे मैंने करा दिए हैं। वायुमंडल में मुख्य गैसें कौन सी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व अन्य गैसें हैं वो मुख्य गैसों के रूप में आपको वायुमंडल में देखने को मिलती हैं। वायुमंडलीय दाब का मापन की इकाई क्या है, तो हेक्टोपास्कल क्या आपके वायुमंडलीय दाब की तापमान की इकाई है। अगला क्या है, उच्च दाब वाले क्षेत्र में वायु स्थिर होती है और अस्थिर। तो उच्च दाब, जितना उच्च दाब देखने को मिलता है उतना ही तापमान वहाँ पर क्या आपको स्थिर देखने को मिलता है। समुद्र और भूमि की जो पवनें होती है उसमें क्या अंतर होता है, तापमान की भिन्नता देखने को मिलती है। भूमध्य रेखा पर ताप दबाव कम होता है अधिक, तो बहुत कम दबाव देखने को मिलता है, क्योंकि आपके वहाँ पे गर्म गैसें ज़्यादा रहती है। तो गर्म गैसों में तापमान जो दाब है वो कम देखने को मिलता है। 2 नंबर यूनिट की बात करें, वायुमंडलीय नमी क्या होती है। तो वायुमंडलीय नमी है वो 2 प्रकार के देखने को मिलती है, अपेक्षाकृत आर्द्रता, और जिसमें क्या होता है, हवा और जल वाष्प की अधिकतम जल वाष्पता का अनुमत होता है। देखो मैं बताता हूँ 2 प्रकार की होती है, कौन सी होती है, एक तो अपेक्षाकृत और दूसरी अब्सोल्यूट होती है। जहाँ पर क्या रहती है, यहाँ पर क्या होता है, कोई हवा चल रही है उसमें कितनी जल वाष्प है, मतलब कितनी हवा है और उसमें कितनी जल वाष्प है, तो ये अब्सोल्यूट होता है। मतलब रिलेटिव क्या होता है, आपका हवा अपोन में कितनी जल वाष्प अपोन में हवा की संख्या, तो इस हिसाब से ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकलती है। और जो आपके सामने एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, पूर्ण आर्द्रता, इसमें क्या होती है, 1 घन मीटर हवा में कितनी आपको आर्द्रता देखने को मिलती है, उसको क्या बोला जाता है, वायुमंडलीय नमी के नाम से जाना जाता है। अगला है बादल निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो आपको पता है बादलों का निर्माण कब होता है, जब आपको वाष्प, जो छोटी छोटी जो वाष्पीकरण है, आपने पानी, छोटे से उदाहरण से समझो, पानी आपने बाहर पीकर थोड़ा सा पानी बच गया, उसको बाहर फेंक दिया, भूमि पर गिरा, सूर्य के तापमान उस पर, सूर्य उससे की किरणें टकराती हैं, नमी से वो क्या होता है, वो पानी उठकर हवा में उड़ जाता है और ऐसे ऐसे पानी ऊपर उड़ता उड़ता वाष्पीकरण होता है, क्या हो जाता है, नमी का एक सैचुरेटेड पॉइंट आ जाता है। मतलब क्या हो गया, पहले इतनी सी नमी थी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर एक साथ इकट्ठी होकर एक बादल का निर्माण कर लिया। फिर क्या हो जाता है, ये बादल ऊपर की तरफ उठते हैं और फिर ओलों का रूप ले लेते हैं, फिर थोड़े नीचे की तरफ आते हैं और वर्षा कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा बादलों के बनने का टाइप होता है। बादलों के मुख्य प्रकार की बात करें तो सबसे पहले होते हैं सिरस कौन से प्रकार के बादल होते हैं, पतले और ऊंचाई पर, जो आपको एकदम पतले पतले जो बादल दिखाई देते हैं ना बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, उनको सिरस बोला जाता है। अगला है
कुमुलस, कुमुलस कहते हैं गुब्बारे जैसे, रुईदार, ऐसे ऐसे जो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर वाले जो आपको देखने को मिलते हैं ना, वो कुमुलस होते हैं। समझ लें, कंबल से याद करो, कंबल टाइप में, मतलब एकदम गुब्बारे के जैसे याद कर लो। स्टेटस कैसे होते हैं, परत, तो ऐसी ऐसी लकीर लकीर सी रहती है ना, जब एकदम मौसम साफ रहता है तब थोड़ी थोड़ी लकीर सी होती हैं, उनको स्टेटस से याद कर लेते हैं। तो स्टेटस समझ लो, पतला स्टेटस उसका। और निम्बस कौन से होते हैं, ऐसे निम्बस क्या होता है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा बरसात हो, जो काले और घनघोर बादल होते हैं ना, उनको निम्बस के नाम से जाना जाता है। वर्षा के प्रकार कितने होते हैं, तो देखो वर्षा के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले होती है हिमनंद वर्षा। हिमनंद वर्षा कौन सी होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ गलने से। तो क्या होता है, जो बर्फ हिम मतलब क्या होती है आपके सामने बर्फ, और नंद मतलब गलने से। तो जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पर आपके सामने बर्फ गलने से जो वर्षा देखने को मिलती है, उसको किस किस नाम से जाना जाता है, हिमनंद वर्षा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हिमनंद। समझ में आ गया आपको सामने। अगला संवन वर्षा। संवन वर्षा क्या होती है, गर्म हवा के उठने से। तो गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो क्या होता है, उससे जो वर्षा देखने को मिलती है उसको संवन वर्षा के नाम से जाना जाता है। भू आधारित वर्षा कौन सी होती है, जो पहाड़ों के द्वारा हवा चढ़ाई पर, मतलब पहाड़ों के द्वारा क्या होता है, ये जैसे ये आपके सामने जैसा पहाड़ है और यहाँ से इसको बादल टकराए तो क्या हो गई, वर्षा हो गई। इसे भू आधारित वर्षा के नाम से जाना जाता है। अगली वर्षा है महासागरीय मानसून वर्षा। तो समुद्री हवा के ठंडे होने पर, जो समुद्री हवा है वहाँ से क्या हुआ, गर्म हवाएं चल रही थी, समुद्र की ज़मीन से टकराई, मतलब समुद्र सतह से टकरा कर नमी उठाकर लेके गई। अब क्या वो ठंडी जगह पर पहुंची, तो वहाँ पर जाकर उसने क्या कर दिया, बारिश कर दी। उसको महासागरीय मानसून वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो भारत में भी वर्षा इसी प्रकार से होती है। अगला का पॉइंट है, वर्षा का वितरण किस प्रकार से होता है। तो वर्षा का वितरण है वो किस प्रकार से होता है, वर्षा का वितरण भूमध्य रेखा के पास अधिक और ध्रुवों के पास कम होता है। तो वर्षा होती है, उसका वितरण किस प्रकार से देखने को मिलता है, जो आपके सामने भूमध्य रेखा होती है ना, जो इक्वेटर होता है बीच में, वहाँ पर क्या होती है, वर्षा कम अधिक देखने को मिलती है और ध्रुवों के पास कम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गर्म हवाएं चलती है और गर्म हवाएं अपने साथ नमी लेकर चलती हैं। वहाँ पर क्या होती है, थोड़ा सा तापमान बढ़ा, बारिश हो गई, फिर मौसम खुला, फिर तापमान बढ़ा, फिर बारिश हो गई, क्योंकि गर्म हवाएं चलती हैं और गर्म हवाएं अपने साथ नमी को कैरी करती हैं। और जो पोलर में ध्रुव होते हैं वहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं और ठंडी हवाओं में नमी नहीं होती है, इस वजह से वहाँ पर बारिश कम देखने को मिलती है। एयर मासेज, वायु द्रव और फ्रंट्स क्या होते हैं। तो वायु द्रव बड़ी मात्रा में वायु होते हैं जो समान तापमान और नमी की विशेषता रखते हैं। मतलब वायु द्रव क्या होते हैं, बड़ी मात्रा में जो वायु की मात्रा देखने को मिलती है उसको बोलते हैं, जो समान तापमान और नमी की विशेषता होती है, जिनमें क्या होता है, टेम्परेचर भी सेम रहता है और नमी है वो भी समान देखने को मिलती है। फ्रंट दो अलग अलग द्रवों के मिलने से होते हैं, और दो अलग अलग वायु के प्रकार जब आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाता है, वो आपके सामने वायु द्रव्यमान देखने को मिलता है। ठंडी और गर्म हवा का सामना होने से बादल और वर्षा बनती है। तो आपके सामने एक तरफ ठंडी हवा थी, दूसरी तरफ गर्म हवा, आपस में टकराए, गर्जन हुई और बारिश देखने को मिलती है। तो अलग अलग प्रकार के जो वायु के दबाव देखने को मिलते हैं, एक तरफ जो ठंडी हवा है, एक तरफ गर्म हवा है, इस तरीके से अलग अलग हवा का बड़ा मास आपको देखने को मिलता है, उसको वायु द्रव्य के नाम से जाना जाता है। अगला वाला प्रकार है उष्ण कटिबंधीय और जो समशीतोष्ण चक्रवात में अंतर समझाइए। तो देखो, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होते हैं वो कौन से होते हैं, ये भूमध्य रेखा के पास आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि ये गर्म क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर महासागरों में बनते हैं, गर्म महासागरों में बनते हैं भूमध्य रेखा के आसपास। और आपको पता है, अब जो हल्की हवा होती है वो अपनी तेज़ी से बहती है, आपको पता है, भारी हवा गई तो थोड़ी हल्के धीरे धीरे बहेगी। तो ये बहुत तेज़ चक्रवात आपको देखने को मिलते हैं। और गर्म होते हैं तो आपके गर्म हवाओं से बने होते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे भारी बारिश भी देखने को मिलती है। समशीतोष्ण चक्रवात कैसे होते हैं, टेम्परेट मतलब ठंडे चक्रवात। इनमें जो हवा होती है वो कैसी होती है, आपके सामने ठंडी हवा बहती है और थोड़ी हल्की और धीमी बहती है, इससे क्या होती है, ज़्यादा वर्षा नहीं आती है। जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये आपके भूमध्य रेखा पर देखने को मिलते हैं और ये मध्य अक्षांश पर आपको देखने को मिलते हैं। कोपेन और थ्रोनथावाइट के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण क्या है। तो कोपेन प्रणाली तापमान और वर्षा पर आधारित होती है। तो जो कोपेन की प्रणाली है वो किस पर आधारित है, आपकी तापमान और वर्षा पर आधारित होती है कोपेन प्रणाली। और थानवाइट की प्रणाली है वो जल संतुलन पर आधारित होती है, जिसमें वाष्पीकरण की उत्सर्जन पर आधारित है। मतलब कोपेन ने क्या बताया कि वर्षा कितनी हो रही है आपके सामने और तापमान कितना है, ABCD E के आप हिसाब से होता है ना। और
थॉर्नथवाइट ने किस पे बताया आपको, वाष्पीकरण पे, कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी और जो इवेपोरेशन हो रहा है इस आधार पे। दोनों ही जलवायु के अध्ययन के लिए मतलब सबसे ज़्यादा मददगार सिद्ध होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, पृथ्वी का जो लगातार तापमान बढ़ता हुआ दिखाई देता है उसको क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। इसके प्रभाव बताएं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग क्या हो गई, आपका पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, अभी जो 1 डिग्री का अपने 1.5 डिग्री का अपने जो क्या ले रखा है, लक्ष्य ले रखा उस हिसाब से, तो इससे क्या होगा, तापमान बढ़ेगा पृथ्वी का, तो जो आपके ग्लेशियर वो पिघलते हुए दिखाई देंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, क्यों, आपके ग्लेशियर पिघले, नदियों का जल स्तर बढ़ा तो पानी समुद्र में जाएगा, समुद्र जल स्तर बढ़ेगा, इससे जो आसपास के जो शहर वगैरह वो डूबने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और जो बाढ़ वगैरह के आने के भी बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलते हैं। क्लाइमेट चेंज क्या होते हैं, जलवायु में दीर्घकालीन परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे आजकल आप देखते हो ना, अपना जो क्लाइमेट है वो लगभग 1 महीने आगे पीछे हो गया है, समझ में आ गया ना, तो इसी को क्या कहा जाता है, आपको क्लाइमेट चेंज के नाम से जाना जाता है। मतलब लंबे समय तक चीज़ों में बदलाव देखने को मिलता है, जिससे कृषि, स्वास्थ्य और पारिस्थितिक तंत्र है उस पर प्रभाव भी पड़ता है। अगले वाला प्रश्न है, एसिड रेन और अर्बन हीट आइसलैंड क्या है। तो एसिड रेन क्या होती है, आपके सामने वायु प्रदूषण के कारण वर्षा का अम्लीय होना, मतलब आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इस प्रकार की गैसें, मीथेन, आपके सामने नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये ऑक्साइड वाले जितने मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये क्या होते हैं, हवा में जाते हैं, ये एसिडिक नेचर के होते हैं, मतलब इनकी अम्लीय प्रकार होता है इनका, और जैसे ऊपर उठेंगे वर्षा अपने साथ हवा में घुल जाएंगे भाई वायुमंडल में, तो अपने साथ जो जब ये नीचे गिरते हैं तो अम्ल को कैरी करते हैं, अम्लीय हो जाती है इससे वर्षा भी। अर्बन हीट आइसलैंड क्या होते हैं, शहरों में तापमान आसपास के ग्रामीण जगहों से अधिक होना। तो देखो आपको पता है जो शहरी क्षेत्र होते हैं ना, यहाँ पर हर चीज़ कंक्रीट की बनी होती है और पास पास घर होते हैं, और ना ज़्यादा पेड़ देखने को मिलते हैं, ना ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, ना खुली जगह होती है, तो क्या होती है, जो हीट है ना, जो गर्मी होती है वो वहीं पर ट्रैप हो जाती है, मतलब समझ बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए जो शहरों का तापमान है वो गाँव के तापमान से ज़्यादा देखने को मिलता है। इसको क्या कहा जाता है, अर्बन हीट आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न की बात करें, जो छोटे वाले प्रश्नों की, प्रमुख वायु द्रव्यों की विशेषता क्या होती है, तो समान तापमान और नमी देखने को मिलती है। तो प्रमुख वायु द्रव्य होते हैं, इनकी विशेषता होती है कि इनका टेम्परेचर वो समान देखने को मिलता है। बादलों का मुख्य निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, कंडेंसेशन, संघनन प्रक्रिया के द्वारा आपका बादलों का मुख्य निर्माण देखने को मिलता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर निर्माण होते हैं, तो गर्म महासागरीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। अगला, एसिड रेन का मुख्य कारण क्या होता है, प्रदूषण की वजह से आपको एसिड रेन देखने को मिलती है। अर्बन हीट आइसलैंड किसके कारण बनते हैं, शहरीकरण के कारण, जो शहरी क्षेत्र होते हैं इसके कारण आपके सामने अर्बन हीट आइसलैंड बनते हैं। यूनिट नंबर 3 की बात करें आपके सामने, पहला है महासागरीय विज्ञान, ओशनोग्राफी की प्रकृति और क्षेत्रफल को समझाइए। तो महासागरीय विज्ञान कहाँ पर होता है आपका, ये जो देखो समुद्र विज्ञान है, समुद्री महासागरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, महासागरीय विज्ञान के नाम से जाना जाता है। यह भौगोलिक क्षेत्र आपके रासायनिक क्या करते हैं, आपके ओशियनोलॉजी में क्या, समुद्र की रासायनिक प्रकृति कैसी है, भौतिक प्रकृति कैसी है, और जीव विज्ञान का आपका किस प्रकार का अध्ययन है, इन सब चीज़ों पर अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर जो महासागरीय धाराएं हैं उनका तापमान क्या है, लवणता कितनी है, समुद्री जीवन किस प्रकार का है, उन सब चीज़ों के बारे में इस चीज़ को अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, महासागर विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अगला, महासागर तल, ओशियन बॉटम रिलीफ क्या है, तो महासागरीय तल की संरचना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मतलब ये आपका जो महासागरीय शेल्फ क्या है, यहाँ पर गए ये समुद्र, यहाँ से पानी जो तट शुरू है, तो तट का सबसे उथला हुआ क्षेत्र, मतलब जो ज़्यादा गहरा नहीं होता है, जहाँ से बस तटीय क्षेत्र शुरू होता है, उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जाना जाता है, शेल्फ के नाम से। फिर क्या होता है, कॉन्टिनेंट शेल्फ जैसे खत्म होता है फिर बहुत आपको गहरा क्षेत्र देखने को मिलता है, उसको क्या कहा जाता है, आपको घाटी के नाम से जाना जाता है। फिर आप थोड़ा और आगे जाते हो तो और गहरी घाटियाँ, मतलब मैदान टाइप क्षेत्र देखने को मिलता है, उसको ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। फिर क्या होता है, उसमें और भी क्षेत्र होते हैं, जैसे जो आपके सामने आप गए आगे तो आपको एक पर्वत दिखाएगा, उसको क्या कहेगा, महासागरीय पर्वत, सेंट माउंट के नाम से जाना जाता है। और फिर वही पर्वतों की लंबी लंबी श्रृंखला बन जाती है, उसको महासागरीय पर्वत, मिड ओशियन रिज के नाम से जानते हैं।
भारतीय महासागर की भूगोलिक विशेषता बताइए। तो भारतीय महासागर है वो 73,556 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें अलग अलग प्रकार की गहरी खाइयाँ, सैल व भूमध्य पर्वतमालाएं हैं। समझ में आ गया। अब बस आपको इसमें से ये चीज़ें लिख देनी है। 7,35,56,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गलत बोल दिया था मैंने, 73,000। तो इस किलोमीटर में फैला हुआ और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की आपकी घाटियाँ देखने को मिलेंगी, सैल देखने को मिलती हैं, अलग अलग प्रकार की पर्वतमालाएं देखने को मिलती हैं। सबसे ज़्यादा आपको पता है मछली पालन के लिए, समुद्र संसाधनों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है साउथ चाइना सी। आपको पता है इसमें कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं। अंटार्कटिका महासागर की बात करें तो अंटार्कटिका महासागर ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है। तो अंटार्कटिका महासागर आपको कहाँ पर फैला हुआ है? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है और इसमें मध्य अंटार्कटिका पर्वतमाला भी देखने को मिलती है। तो आपको ये जो उत्तरी गोलार्ध है इधर भी देखने को मिलता है और दक्षिणी गोलार्ध में भी देखने को मिलता है। और जहाँ पर मध्य अंटार्कटिका है वहाँ पर एक पर्वतमाला भी देखने को मिलती है। अलग अलग प्रकार की आपकी समुद्री धाराएँ हैं वो देखने को मिलती हैं, जहाँ पर अंटार्कटिका प्रवाह है, जो अंटार्कटिका समुद्री धारा और ग्रीनलैंड जो धारा है वो इसके अंदर अंटार्कटिका महासागर में बहती हैं। ये व्यापार के लिए और मौसम प्रणालियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रशांत महासागर की बात करें तो आपको पता है प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़े महासागरों में इसको जाना जाता है। इसमें आपको गहरी खाइयाँ, पर्वतमालाएं मौजूद हैं। तो प्रशांत महासागर में मरीना गर्त का आपने नाम सुना होगा, सबसे गहरी खाइयों में से एक है। यह आपको मौसम में चक्रवात को बनाना, समुद्री जीवन और व्यापारिक मार्गों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जलवायु, वर्षा व समुद्री धाराओं पर भी इसका क्या बहुत ही व्यापक रूप से प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि भाई सबसे गहरा है, सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो सबसे ज़्यादा यही उसकी मुख्य विशेषताएँ हैं। महासागर का तापमान वितरण कैसा होता है? तो आपको पता है जो महासागर होते हैं उनका अगर भूमध्य की रेखा के आसपास जाओगे तो तापमान क्या देखने को मिलता है? तापमान है वो बहुत अधिक देखने को मिलता है। ध्रुव के पास जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हो भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ तापमान घटता हुआ चला जाता है। जैसे आप समुद्र की गहराइयों में जाओगे तो तापमान और आपको फिर से घटता हुआ दिखाई देगा। समुद्री धाराएं, सौर ऊर्जाएं और मौसमी बदलाव है वो महासागरीय तापमान को, अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं जो इनको प्रभावित करने का कार्य करती हैं। अगला है महासागरीय लवणता क्या होती है, इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं? तो महासागरीय जो लवणता होती है वो क्या होती है? समुद्र में घुले हुए कितनी नमक की मात्रा होती है, कितने लवण की मात्रा होती है, उसको क्या कहा जाता है? महासागरीय लवणता के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं नदियाँ, समुद्री खनिज, वाष्पीकरण और जलवायु गतिविधियाँ। तो किस चीज़ से महासागरीय लवणता बढ़ती है? नदियों की वजह से, क्योंकि नदियाँ अपने साथ क्या लेती हैं? अलग अलग जगह से गुजरती हैं, तो वहाँ से क्या होता है? मिट्टी में जो लवणता होती है उसको लेके चलती हैं। समुद्री खनिज होते हैं उसके साथ भी क्या है? लवणता बढ़ती है। आपके सामने जो वाष्पीकरण, जल वाष्प के रूप में वो बनकर उड़ता है तो नमक है वो बच जाता है और पानी वाष्प होकर उड़ जाता है। और साथ के साथ जो जलवायु जो ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिलते हैं इसके वजह से भी लवणता बढ़ती है। और कौन से कारक नियंत्रित होते हैं, मतलब किसके कारण जो लवणता बढ़ती है? वाष्पीकरण से, वर्षा से, समुद्री धाराओं से और तापमान से, इन सब चीज़ों का नियंत्रण देखने को मिलता है। ओशन डिपॉजिट कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें से आपके सामने सबसे पहला होता है भौतिक अवसाद। भौतिक अवसाद क्या होंगे? फिजिकल डिपॉजिट होते हैं, जहाँ पर रेत देखने को मिलेगी, चिकनी मिट्टी होती है। जो नदियाँ होती हैं वो अपने साथ जो आपके जो नदियों का जो मुहाना होता है वहाँ पर समुद्र में गिरती है, उस समय डेल्टा बोला जाता है। वहाँ पर आपको चिकनी मिट्टी, तलछट, रेत देखने को मिलती है। उसको क्या कहा जाता है? भौतिक अवसाद के नाम से जाना जाता है। अगला क्या होगा? केमिकल अवसाद, मतलब केमिकल डिपॉजिट या रासायनिक अपवाद, जहाँ पर आपको लवणता और धातु यौगिक देखने को मिलते हैं। क्या क्या प्रकार के देखने को मिलते हैं? आपको धातु देखने को मिलते हैं और लवणता देखने को मिलती है। अगले जैविक अवसाद होते हैं, जहाँ पर क्या होते हैं? जो जीव जंतुओं से संबंधित चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कोरल, शंख, प्लांक्टन अवशेष देखने को मिलते हैं। महासागरीय लवणता का कैसे वितरण होता है? तो महासागरीय लवणता भूमध्य रेखा के पास अधिक होती है और ध्रुव के पास अधिक होती है। क्यों होती है ऐसी? भूमध्य रेखा के पास वाष्पीकरण सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तापमान अधिक होता है तो वाष्पीकरण ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए नमक है लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। और ध्रुव पे आपको वाष्पीकरण कम होता है तो लवणता भी कम देखने को मिलती है। महासागरीय विज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? तो महासागरीय विज्ञान से हम समुद्री जो संसाधन, किस किस प्रकार के संसाधन मिलते हैं, कैसी जलवायु देखने को मिलती है, कैसा वहाँ पर मौसम है, व्यापार की गतिविधियाँ कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से समझ पाते हैं। समझ में आएंगे आगे आपको अच्छे से।
जिससे क्या होगा, मछली पालन, तेल खनिज हो गया और समुद्री जो परिवहन है और प्राकृतिक आपदाओं को अपन बच्चे अच्छे से क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं इन सब चीज़ों पे। जिससे मछली पालन को समझ सकते हैं, तेल और खनिज संसाधनों के बारे में अपन अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। अगला क्या, महासागरीय तल का सबसे ऊंचा भाग क्या कहलाता है? जो सी माउंट होते हैं ना, जो सबसे ऊंचे चोटी होती है, उसको क्या जाना जाता है? महासागरीय पर्वत या सी माउंट के नाम से जाना जाता है। महासागर की सबसे गहरी खाई को क्या कहा जाता है? ट्रेंच या खाई के नाम से जाना जाता है। महासागरीय लवणता मापन की इकाई क्या है? पीपीटी, पार्ट्स पर थाउजेंड, मतलब कि 1000 जो मॉलिक्यूल पे कितने आपके लवणता की मात्रा पाई जाती है। और सबसे खारा समुद्र कौन सा, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय महासागरों की प्रमुख पर्वतमाला कौन सी है? तो मध्य भारतीय महासागरीय पर्वतमाला देखने को मिलती है। महासागर अवसाद के जैविक प्रकार कौन से होते हैं? कोरल व प्लांक्टन वो अवशेष है, वो महासागरीय अवसाद के जैविक प्रकारों में आते हैं। तो आपके सामने अब एक चीज़ मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूँगा। तो आपको अगर कोई एसएससी जीडी की तैयारी करता है, राजस्थान जीके की तैयारी करता है, तो आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट वाला लिंक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जाके आप चीज़ें खरीद सकते हो। बेस्ट प्राइस में आपको देखने को मिल रही हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अपने कार्ट में ऐड कर लो, जब ऑफर आए तब आप खरीद लेना। महासागरीय धाराएं क्या है और इन्हें प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? तो महासागरीय धाराएं सतह और गहरे दोनों पर देखने को मिलती हैं। तो मैंने ये तो प्रश्न पहले ही करवा दिया आपको, ये नहीं कराऊंगा मैं। वीडियो देख लो आप, जो मैंने प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, लॉन्ग टाइप वीडियो देख लेना, वहाँ से ये प्रश्न मैंने पहले करवा रखा है। महासागरीय धाराओं के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार के देखने को मिलती हैं आपको, सतही धाराएं और गहरी धाराएं। सतही धाराएं क्या होती है? जो समुद्र की सतह के ऊपर जो प्रकार की धारा चलती है, उसको सतही धारा के नाम से जाना जाता है। अगला क्या, गहरी धाराएं। तो तापमान और लवणता के अंतर से जो नीचे की तरफ, सतह से नीचे जो धाराएं बहती हैं नदियों के रूप में, उसको क्या कहा जाता है? गहरी धाराओं के नाम से जाना जाता है। जैसे गल्फ स्ट्रीम सतही धारा है और कनरी धाराएं वो कैसे हैं? गहरी धाराओं के नाम से जाना जाता है। महासागरीय धाराओं के क्या प्रभाव होते हैं? महासागरीय धाराएं तापमान, जलवायु, समुद्री जीवन, मछली पालन, समुद्री व्यापार और तटीय मौसम प्रणाली को प्रभावित करते हैं। तो महासागरीय जो धाराएं होती हैं क्या करते हैं? तापमान को नियंत्रित करते हैं, समुद्री जीवन को नियंत्रित करते हैं, मछली पालन को नियंत्रित करते हैं। और आपको समुद्री व्यापार और तटीय मौसम प्रणाली कैसे होंगी? क्यों? आपके सामने अगर कोई शिप जा रहा है और यहाँ पर वो धारा बह रही है, तो उसके साथ साथ जाएगा तो आपको पता है शिप जल्दी चलेगा, और विपरीत जाएगा तो धीरे बहेगा। इसलिए जो शिप चलते हैं वो इन धाराओं के साथ साथ चलते हैं। साथ के साथ मछली पालन भी देखने को मिलता है भाई, धाराओं के साथ मछलियाँ भी बहती रहती हैं। और आपको तटीय मौसम प्रणाली का भी पता चलता है। ज्वार भाटा क्या होते हैं? तो ज्वार भाटा 2 प्रकार के होते हैं, हाई टाइड और लो टाइड, निम्न प्रकार के। तो आपको क्या होता है, जो जब आपके सामने पृथ्वी, सूर्य और जो ये मून है, चंद्रमा, अगर तीनों एक दिशा में होते हैं तब आपको हाई टाइड देखने को मिलता है, क्योंकि तब तीनों की तीनों एक दिशा में दबाव लगता है। और लो टाइड कब होता है? जब जो आपके सामने पृथ्वी, सूर्य और जो ये चंद्रमा है, ये 90 डिग्री पर होते हैं, तब लो टाइड लगता है, क्योंकि कम दबाव देखने को मिलता है। ज्वार की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है? तो संतुलन सिद्धांत, इक्विलिब्रियम। जब पृथ्वी और चंद्र है गुरुत्वाकर्षण से ज्वार बनता है, वहाँ पर क्या होता है? आपको संतुलित देखने को मिलता है, 90 डिग्री पे होता है, तब ये देखने को मिलता है। प्रोग्रेसिव वेव कैसी होती हैं? जब तरंग पृथ्वी पर फैलती हैं, मतलब जब तरंग पृथ्वी पर आ रही है डायरेक्ट, तो ये प्रोग्रेसिव मतलब बहुत तेज़ देखने को मिलता है। और स्थायी तरंग सिद्धांत क्या है? स्टेशनरी वेव, महासागर पे स्थायी तरंगें बनती है, उसको क्या कहा जाता है? स्थायी तरंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रवाल भित्ति की विकास की परिस्थिति क्या होती है? तो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो उष्णकटिबंधीय, जो साफ उथले पानी के क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे सूर्य के प्रकाश और स्थिर जड़ तापमान से विकसित होते हैं। तो आपको पता है छोटे छोटे जीवों से मिलकर आपके सामने ये जो मालदीव का हो गया, मॉरिशस हो गया, ये इन सब जगह पे, लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? आपको जो ये कोरल रीफ से ही बने हुए, ऑस्ट्रेलिया का जो तट हो गया, ये बहुत ही सुंदर खूबसूरत, जो आपका काई बोल सकते हो, उससे बने हुए होते हैं। समझ में आ गया? तो उसी को कोरल रीफ के नाम से जाना जाता है। प्रवाल भित्ति कितने टाइप होते हैं? अटोल, बैरियर रीफ, फ्रीजिंग रीफ, ये सब क्या अलग अलग भौतिक परिस्थितियों के हिसाब से ये प्रवाल भित्तियाँ बनती हैं। अटाल, बैरियर रीफ, फ्रीजिंग रीफ है, ये बनती हैं। डार्वेल व मेरे ने क्या प्रवाल भित्ति का सिद्धांत दिया था?
तो भूमि धीरे धीरे डूबने से क्या प्रवाल भित्तियाँ बनती है, मतलब पृथ्वी पर दबाव लगता है और वो नीचे धीरे धीरे डूबती जा रही है, तो इससे डार्विन के अनुसार जो प्रवाल भित्तियाँ बनती हैं। मरवे ने क्या बताया था, प्रवाल की वर्दी और तलछट जमा होने से, मतलब आपका समय जो कचरा हो गया या फिर जो अपशिष्ट हो गया जानवरों का या फिर जो काई हो गई, उसके जमने से क्या बनती है, प्रवाल भित्तियाँ बनती है, मरे ने बताया था। डेले ने क्या बताया था, भूगर्भीय गतिविधियों और जल तापमान के परिवर्तन से आपके सामने ये सब बनती हुई दिखाई देते हैं। महासागरीय धाराओं के मुख्य प्रकार कौन से होते हैं, सतही व गहरी दो प्रकार की धाराएं देखने को मिलती हैं। ज्वार के प्रमुख कारण क्या होते हैं, चंद्रमा का और सूर्य का जो आपस का जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसके कारण देखने को मिलती हैं। मुख्य प्रवाल भित्तियाँ कौन सी है, अटाल, बैरियर और फ्रिंजिंग प्रमुख प्रवाल भित्तियाँ हैं। ब्लू इकोनॉमी कौन सी होती है, तो समुद्र संसाधनों से संबंधित आपको जो इकोनॉमी देखने को मिलती है, मछली पालन हो गया, खनिज हो गए, लवण हो गए, ये सब देखने को मिलते हैं, उसको ब्लू इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। डार्विन ने आपके प्रवाल भित्तियों को कैसे बनती है, तो भूमि के डूबने से जो प्रवाल भित्तियाँ बनती है वो डार्विन के अनुसार प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। तो यह आपका सामने फिजिकल ज्योग्राफी के जितने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे सारे मैंने करवा दिए हैं। धन्यवाद।